दिस इज एस वीडियोस, जहां हर स्टोरी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है, जहां एंटरटेनमेंट मिलता है इमोशन से और हर वीडियो बनाती है एक यादगार सफर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी। वेलकम टू एस वीडियोस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। वीडियो में इस्तेमाल की गई सारी मटेरियल्स, इमेजेस और ऑडियो उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स के अधिकार में हैं। हम किसी भी कॉपीराइटेड कंटेंट को क्लेम नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, 66वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दिव्य शक्ति गुरुकुल का खेल का मैदान अब किसी स्टार वॉर्स फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। आसमान में दर्जनों उड़ने वाली तश्तरियां मंडरा रही थी। मैदान में अजीबोगरीब एलियंस वार्म अप कर रहे थे। कोई एलियन हरा था, किसी के 4 हाथ थे तो कोई जेली जैसा पिघल रहा था। स्कूल के लाउडस्पीकर पर एक रोबोटिक आवाज गूंजी, देवियों, सज्जनों और अन्य प्रजातियों, अंतरिक्ष ओलंपिक में आपका स्वागत है। आज का मुकाबला है पृथ्वी बनाम गैलेक्सी 11। प्रिंसिपल आर्यमन पसीने से लथपथ थे। उन्होंने रुद्र और उसकी टीम रिया, विक्रम, जोरावर को बुलाया। आर्यमन, सुनो बच्चों, ये सिर्फ खेल नहीं है। इन एलियंस ने शर्त रखी है, अगर हम हारे तो वे पृथ्वी को अपना पार्किंग लॉट बना लेंगे, सारी इमारतें तोड़ दी जाएंगी। रुद्र नूडल्स खा रहा था। ये सुनते ही वो रुक गया। पार्किंग लॉट मतलब मेरा घर भी टूटेगा और मेरी नूडल्स की दुकान भी। रुद्र ने नूडल्स का कप एक झटके में खाली किया और उसे डस्टबिन में बास्केटबॉल की तरह फेंका। सर, आप टेंशन मत लो, इनको ऐसा हराएंगे कि ये अपना यूएफओ लेकर भाग जाएंगे। पहला राउंड 100 मीटर रेस। ट्रैक पर 2 प्रतियोगी खड़े थे। पहला जोरगो, मंगल ग्रह का धावक। वो हरा था, उसके 3 पैर थे और उसने पैरों में रॉकेट बूस्टर वाले जूते पहने थे। दूसरा रुद्र, जिसने अपने स्कूल के सफ़ेद कैनवस शूज पहने थे, जिनमें से एक का फीता खुला हुआ था। जोरगो ने रुद्र को देखकर हंसा, नाक से आवाज, पृथ्वीवासी, मेरी रफ्तार ध्वनि की गति से तेज है, तुम तो पलक झपकने से पहले हार जाओगे। रुद्र ने अपने जूते का फीता बांधने के लिए झुकते हुए कहा, भाई ज्यादा तेज मत भागना, आगे कीचड़ है, फिसल जाओगे। रेफरी, जो एक तैरती हुई आंख थी, ने पिस्तौल चलाई। बैंग! जोरगो रॉकेट की तरह उड़ा। सूं! वो हवा को चीरता हुआ फिनिश लाइन की तरफ बढ़ा। उसे लगा वो जीत गया है। लेकिन जैसे ही वो फिनिश लाइन पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां पहले से कोई खड़ा है। रुद्र वहां खड़ा था, हाथ में जूस का डिब्बा लिए और स्ट्रॉ से जूस पी रहा था। रुद्र ने जोरगो को देखा, अरे तुम अब आए, मैं तो कब का पहुंच गया। जोरगो की तीनों आंखें बाहर आ गईं। असंभव, मैंने तुम्हें अपने पीछे देखा था, तुम मुझसे आगे कैसे निकले? चीटिंग, चीटिंग। रुद्र ने कहा, चीटिंग नहीं, इसे शॉर्टकट कहते हैं। जब तुम हवा को चीर रहे थे, मैंने बस स्पेस को थोड़ा सा मोड़ दिया था। साइंस पढ़ो बेटा। असल में रुद्र ने समय को रोककर आराम से चलकर रेस पूरी की थी। भीड़ चिल्लाई, रुद्र, रुद्र। जोरगो रोते हुए वापस अपने कोच के पास गया। मम्मी, ये पृथ्वीवासी जादूगर है। दूसरा राउंड गोला फेंक, शॉटपुट। अब बारी थी ताकत दिखाने की। एलियंस की तरफ से एक विशालकाय पत्थर का राक्षस आया। उसका नाम था टाइटन एक्स। वो 15 फीट ऊंचा था। पृथ्वी की तरफ से जोरावर यानी आग वाला लड़का और विक्रम थे। लोहे का गोला यानी शॉटपुट बहुत भारी था, 500 किलो का। टाइटन एक्स ने गोला उठाया और एक ही झटके में फेंका। गोला हवा में गया और स्कूल की दीवार तोड़कर बाहर पार्किंग में जा गिरा। दूरी 2 किलोमीटर। एलियंस तालियां बजाने लगे। अब विक्रम की बारी थी। विक्रम ने गोला उठाने की कोशिश की। या उफ, ये तो जमीन से चिपका है। विक्रम का चेहरा लाल हो गया, पैंट खिसक गई, लेकिन गोला नहीं हिला। विक्रम ने हार मान ली। मेरी कमर में दर्द है, मैं रिटायर हो रहा हूँ। जोरावर ने कोशिश की। उसने अपनी आग की शक्ति से गोले को धक्का दिया। गोला लुढ़कते हुए 10 मीटर दूर गया। बस इतना ही? जोरावर शर्मिंदा हो गया। स्कोर एलियंस के पक्ष में था। रेफरी ने कहा, अगर पृथ्वी ने 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं फेंका तो ये राउंड एलियंस जीतेंगे। रुद्र अपनी बेंच से उठा, जो फोन पर गेम खेल रहा था। अरे यार, गेम पॉज करना पड़ेगा। रुद्र गोले के पास गया। टाइटन एक्स हंसा, छोटू तुमसे नहीं उठेगा, जाकर दूध पियो। रुद्र ने गोले को एक हाथ से उठाया जैसे क्रिकेट की बॉल हो। उसने गोले को हवा में उछाला और कैच किया। वजन ठीक है। रुद्र ने घूमने का नाटक किया और फिर उसने गोले को आकाश की तरफ फेंका। सूं! गोला इतनी रफ्तार से ऊपर गया कि उसमें आग लग गई। घर्षण के कारण वो बादलों को चीरता हुआ निकल गया। 1 सेकंड,
2 सेकंड, 3 सेकंड, गोला वापस नीचे नहीं आया। सब लोग आसमान की तरफ देख रहे थे, गोला कहाँ गया? तभी रात के आसमान में, जो दिन में भी दिख रहा था क्योंकि एलियंस ने माहौल बदल दिया था, चांद पर एक छोटा सा धमाका दिखाई दिया। टिंग! रुद्र के फेंके हुए गोले ने सीधा चांद पर जाकर हिट किया था। रुद्र ने हाथ झाड़े। ओह सॉरी, थोड़ा ज्यादा जोर लग गया। नासा वालों को फोन कर देना कि उनका एक क्रेटर बढ़ गया है। टाइटन एक्स बेहोश होकर गिर पड़ा। रेफरी ने कांपती हुई आवाज में कहा, दूरी 3,84,400 किलोमीटर, विजेता पृथ्वी। सीन वीआईपी बॉक्स, एलियंस का जहाज। ऊपर एक बड़े जहाज में 3 रहस्यमयी आकृतियों बैठी थी। ये गैलेक्टिक हंटर्स थे, ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक शिकारी। इनका लीडर कमांडर जोड रुद्र को स्क्रीन पर देख रहा था। जोड ने अपनी 4 उंगलियों वाले हाथ से स्क्रीन को टच किया। ये लड़का, ये साधारण इंसान नहीं है। इसके शरीर में अमर ऊर्जा है। इसी की तलाश हम हजारों सालों से कर रहे हैं। अगर हमने इसकी ऊर्जा निकाल ली तो हम पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगे। उसके साथी ने पूछा, तो क्या हम अभी हमला करें? जोड ने सिर हिलाया, नहीं, अभी बहुत भीड़ है। अगला राउंड रस्साकशी है। उस खेर में हम अपनी ग्रेविटी मशीन का इस्तेमाल करेंगे और रुद्र को खींचकर अपने जहाज में ले आएंगे। तैयार हो जाओ। सीन मैदान में। तीसरा और आखिरी राउंड, रस्साकशी। एक तरफ एलियंस की पूरी टीम, 50 एलियंस। दूसरी तरफ पृथ्वी की टीम, रुद्र, रिया, विक्रम, जोरावर, नागेश, शेरू और टिंगू। रस्सी बहुत मोटी थी, लोहे की बनी हुई। रेफरी ने सीटी बजाई। खींचो! एलियंस ने पूरी ताकत लगाई। वे सब विशालकाय थे। विक्रम और जोरावर घिसटते हुए आगे जा रहे थे। बचाओ, हम हार रहे हैं। रुद्र सबसे अंत में खड़ा था। उसने रस्सी को अपनी कमर पर बांध रखा था और वो चिप्स का पैकेट खोलने की कोशिश कर रहा था। रुद्र, रुको भाई लोग, ये पैकेट नहीं खुल रहा। अचानक आसमान से एक पर्पल बीम रस्सी पर गिरी। ये कमांडर जोड की चाल थी। उसने रस्सी का गुरुत्वाकर्षण 100 गुना बढ़ा दिया। रस्सी अब एलियंस की तरफ खींचती जा रही थी, मानो कोई ब्लैक होल उसे खींच रहा हो। रुद्र ने महसूस किया कि उसे खींचा जा रहा है। उसका चिप्स का पैकेट हाथ से छूट गया और एलियंस की तरफ उड़ गया। एक एलियन ने चिप्स खा लिया। रुद्र की आंखों में अंधेरा छा गया। मेरा आखिरी चिप्स का पैकेट! रुद्र ने रस्सी को अपने दोनों हाथों से पकड़ा। उसने अपने पैर जमीन पर जमा दिए। धड़ाम! जमीन फट गई और रुद्र के पैर पाताल तक धंस गए। रुद्र ने गहरी सांस ली। वापस करो मेरे चिप्स! रुद्र ने एक झटके में रस्सी खींची। हैया! ये झटका इतना जबरदस्त था कि सामने वाले 50 एलियंस हवा में उड़कर स्टेडियम के बाहर जा गिरे। आसमान में छिपा कमांडर जोड का जहाज, जो ग्रेविटी बीम चला रहा था, वो भी खिंचकर नीचे आ गया। कड़क बुम! जहाज सीधा मैदान में क्रैश हो गया। धूल छटी। रुद्र खड़ा था, हाथ में रस्सी का एक सिरा लिए। सामने तबाही मची थी। कमांडर जोड मलबे से बाहर निकला। वो घायल था। उसने रुद्र को देखा और अपनी बंदूक तान दी। पृथ्वीवासी, तूने मेरा जहाज तोड़ा, अब मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। जोड ने एक डायमेंशन पोर्टल खोल दिया। वो रुद्र को किसी दूसरी दुनिया में खींचना चाहता था। रिया चिल्लाई, रुद्र भागो! लेकिन रुद्र ने भागने के बजाय अपनी जेब से अपना जंग लगा सरिया निकाला। पोर्टल? मुझे पोर्टल्स पसंद नहीं है, इनसे मुझे उल्टियां आती हैं। रुद्र ने अपना सरिया उस पोर्टल के अंदर फेंक दिया। सरिया पोर्टल के अंदर गया और फंस गया। पोर्टल बंद होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सरिया बीच में अटका हुआ था। पोर्टल का सिस्टम कंफ्यूज हो गया। सिस्टम एरर, बाहरी वस्तु का पता चला, विस्फोट आसन्न। बूम! पोर्टल फट गया और कमांडर जोड को अपने साथ अज्ञात आयाम में ले गया। जोड चिल्लाया, मैं वापस आऊंगा रुद्र, अपनी सेना के साथ। सब शांत हो गया। रुद्र ने अपना सरिया वापस कैच किया। चलो, खेल खत्म, इंडिया जीत गया। प्रिंसिपल आर्यमन ने राहत की सांस ली। रुद्र, तुमने फिर बचा लिया, लेकिन... प्रिंसिपल आर्यमन ने रुद्र की तरफ इशारा किया। रुद्र, तुम्हारे शरीर से धुआं निकल रहा है। रुद्र ने देखा, उसके हाथ से सचमुच धुआं निकल रहा था। उसने इतनी ज्यादा शक्ति इस्तेमाल कर ली थी कि उसकी इंसानी खाल अब उसकी ऊर्जा को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी त्वचा पर दरारें पड़ रही थी और अंदर से सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी। रुद्र को चक्कर आने लगा। अरे, मुझे नींद आ रही है। रुद्र धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। रिया दौड़कर आई। रुद्र, रुद्र! उसने रुद्र को छुआ। उसका शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। नागेश ने गंभीर होकर कहा, स्वामी की सील कमजोर हो गई है, उनकी असली शक्ति बाहर आना चाहती है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो स्वामी का शरीर फट जाएगा और पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। प्रिंसिपल आर्यमन, इसका इलाज क्या है? नागेश, सिर्फ एक ही इलाज है, संजीवनी बूटी।
लेकिन वो धरती पर नहीं मिलती, वो गंधमादन पर्वत पर मिलती है, जो अब यति के कब्जे में है। रुद्र कोमा में था, उसका शरीर टिक टिक कर रहा था जैसे कोई बम हो। अब रिया, विक्रम और जोरावर को अपने दोस्त को बचाने के लिए एक खतरनाक मिशन पर जाना था, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर, जहां यति रहता है। क्या रुद्र के दोस्त उसे बचा पाएंगे, या रुद्र की अनियंत्रित शक्ति दुनिया को जला देगी? दिव्य शक्ति गुरुकुल के मेडिकल रूम इन्फर्मरी में सन्नाटा पसरा हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक कांच के कैप्सूल के अंदर रुद्र लेटा हुआ था। वो बेहोश था। उसका शरीर अभी भी एक सुनहरी रोशनी में चमक रहा था, जैसे उसके अंदर कोई सूरज कैद हो। उसकी त्वचा पर पड़ी दरारें धीरे धीरे बढ़ रही थी। प्रिंसिपल आर्यमन अपनी जादुई घड़ी देख रहे थे। बच्चों, हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर तब तक रुद्र को संजीवनी बूटी नहीं मिली तो उसकी अमर ऊर्जा, इमॉर्टल एनर्जी विस्फोट कर जाएगी, और वो विस्फोट इतना बड़ा होगा कि पृथ्वी का नामो निशान मिट जाएगा। विक्रम ने अपनी उंगलियां चबाईं। सर, पृथ्वी मिट जाएगी मतलब मेरा घर, मेरी बाइक, मेरा नेटफ्लिक्स सब जाएगा। हमें जाना होगा अभी। रिया ने अपनी कमर पर तलवार बांधी। हम तैयार हैं सर, लेकिन हम वहां जाएंगे कैसे? हिमालय बहुत दूर है। प्रिंसिपल ने एक पुराना धूल भरा कालीन निकाला। ये जादुई कालीन है, ये तुम्हें हवा से भी तेज रफ्तार से हिमालय पहुंचा देगा। लेकिन सावधान रहना, गंधमादन पर्वत पर यति का राज है। यति बहुत गुस्सैल होते हैं। जोरावर, आग वाला लड़का, ने अपनी छाती ठोकी। यति? वो तो बर्फ का भालू होता है ना। मैं अग्निकुल का वारिस हूँ, मैं उसे पिघलाकर पानी बना दूंगा। टीम तैयार हो गई। रिया, विक्रम, जोरावर और रुद्र के पालतू जानवर, नागेश, सांप, शेरू, कुत्ता और टिंगू, 3 सिर वाला पिल्ला, वे सब कालीन पर बैठ गए। कालीन हवा में उड़ा और खिड़की से बाहर निकल गया। सीन 2, हिमालय की ऊंचाइयां। कुछ ही घंटों में वे हिमालय की बर्फीली चोटियों के ऊपर थे। तापमान -40 डिग्री था। विक्रम के दांत किटकिटा रहे थे। कटर कटर कटर। भाई, बहुत ठंड है, जोरावर प्लीज हीटर बन जा। जोरावर खुद कांप रहा था। उसकी आग ठंड के मारे बुझने लगी थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कम है, आग नहीं जल रही। कालीन एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर उतरा। ये गंधमादन पर्वत था। यहाँ चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ और सन्नाटा था। रिया ने नक्शा देखा जो नागेश ने दिया था। गुफा उस तरफ है, हमें पैदल जाना होगा। वे बर्फ में धंसते हुए आगे बढ़े। तभी शेरू रुक गया। उसने हवा में सूंघा। शेरू के बाल खड़े हो गए। खतरा, कोई बहुत बड़ा जानवर आ रहा है। अचानक जमीन हिलने लगी। धम धम धम। सामने बर्फ का एक टीला फट गया और उसमें से एक विशालकाय यति बाहर निकला। वो 20 फीट ऊंचा था। उसके बाल सफेद और घने थे, उसकी आंखें नीली थीं और उसके हाथ में एक बड़ा सा बर्फ का गदा था। यति ने दहाड़ लगाई। ग्रर, कौन है? कौन मेरी नींद खराब करने आया है? जोरावर आगे बढ़ा। ओए सफेद भालू, हमें संजीवनी बूटी चाहिए। चुपचाप दे दे, वरना मैं तुझे तंदूर में भून दूंगा। जोरावर ने अपने हाथ से आग का एक छोटा गोला फेंका। यति ने उस आग के गोले को देखा। उसने सिर्फ एक छींक मारी। आच्छी! यति की छींक से इतना तेज बर्फीला तूफान निकला कि जोरावर की आग बुझ गई और वो खुद बर्फ की मूर्ति बन गया। विक्रम चिल्लाया, जोरावर जम गया, अब हम क्या करें? रिया ने अपनी तलवार निकाली। बिखरा हुआ हमला, स्कैटर फॉर्मेशन। रिया, विक्रम और जानवर अलग अलग दिशाओं में भागे। यति ने अपना गदा घुमाया। उसने विक्रम को निशाना बनाया। विक्रम बर्फ में फिसला और एक गड्ढे में जा गिरा। बचाओ मम्मी! नागेश ने यति के पैर पर चढ़ने की कोशिश की। मैं इसे डस लूंगा। लेकिन यति के बाल इतने घने थे कि नागेश के दांत त्वचा तक पहुंच ही नहीं पाए। नागेश बालों में उलझ कर रह गया। अरे, ये तो जंगल है, मैं फंस गया। यति बहुत ताकतवर था। उसने एक ही हाथ से शेरू और टिंगू को पकड़ लिया और उन्हें खिलौनों की तरह हवा में उछाल दिया। रिया अकेली बची थी। यति रिया की तरफ बढ़ा। तुम छोटे इंसान बहुत शोर मचाते हो। तभी रिया ने कुछ नोटिस किया। यति बार बार अपने सिर को खुजा रहा था। वो बहुत परेशान लग रहा था। वो गुस्से में नहीं, बल्कि चिड़चिड़ा लग रहा था। रिया ने अपनी तलवार नीचे कर ली। रुको यति जी, रुकिए। यति रुका। क्या है? रिया ने हिम्मत करके कहा। आप अपना सिर क्यों खुजा रहे हैं? क्या आपको कोई तकलीफ है? यति ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रिया को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे।
तकलीफ बहुत बड़ी तकलीफ है। मेरे सिर में बर्फीले जुएं हो गए हैं। 500 साल से मैंने बाल नहीं धोए। बहुत खुजली होती है, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। विक्रम गड्ढे से सिर निकालते हुए, क्या यति को डैंड्रफ और जुएं हैं? ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। रिया ने दिमाग लगाया। यति जी, अगर हम आपकी खुजली मिटा दें तो क्या आप हमें संजीवनी बूटी देंगे? यति ने सोचा, अगर तुम मेरी खुजली मिटा दो तो मैं तुम्हें अपना पूरा पहाड़ दे दूंगा, लेकिन कैसे? रिया ने अपने बैग में हाथ डाला। वो अपने साथ एंटी डैंड्रफ शैम्पू और कंघी लाई थी, क्योंकि लड़कियां हमेशा तैयार रहती हैं। रिया ने शेरू और इंगू को बुलाया। शेरू, टिंगू, नागेश, ऑपरेशन यति स्पा शुरू करो। सीन 3, यति का मेकओवर। अगले 15 मिनट तक हिमालय पर एक अजीब नज़ारा देखने को मिला। यति जमीन पर बैठा था। जोरावर, जिसे पिघला लिया गया था, अपनी आग से पानी गर्म कर रहा था। रिया और विक्रम यति के बालों में शैम्पू लगा रहे थे। शेरू और टिंगू उसके पैरों की मालिश कर रहे थे और नागेश यति के बालों के अंदर घुसकर जुएं ढूंढ ढूंढ कर खा रहा था। नागेश के लिए तो ये दावत थी। वाह, ये जुएं तो काजू किशमिश जैसी हैं, क्रंची। शैम्पू के बाद यति के बाल रेशम जैसे मुलायम हो गए। खुजली गायब हो गई। यति ने अपने बालों को हवा में लहराया, स्लो मोशन में, जैसे टीवी विज्ञापन में होता है। आह, कितना सुकून, मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। यति इतना खुश हुआ कि उसने विक्रम को एक जादुई झप्पी दी, बियर हग। विक्रम की पसलियां चटक गई। आह, बस भाई बस, प्यार से मार डालोगे क्या? यति ने गुफा के अंदर से एक चमकती हुई नीली जड़ी बूटी निकाली। ये लो, संजीवनी बूटी, ये तुम्हारे दोस्त को बचा लेगी। और हाँ, अगली बार आओ तो कंडीशनर भी लेते आना। रिया ने बूटी ली। धन्यवाद यति जी। टीम वापस कालीन पर बैठी और स्कूल की तरफ उड़ चली। मिशन सफल रहा। सीन 4, रुद्र का सपना, ड्रीम वर्ल्ड। इस बीच कोमा में पड़े रुद्र के दिमाग में क्या चल रहा था? रुद्र एक सपने की दुनिया में था। वहाँ हर चीज़ नूडल्स की बनी थी। नूडल्स के पहाड़, सूप की नदियाँ और मंचूरियन के पेड़। रुद्र एक नूडल्स के झूले पर लेटा था। वाह, ये है असली जन्नत। मुझे वापस नहीं जाना। यहाँ कोई होमवर्क नहीं, कोई पीटीएम नहीं, कोई राक्षस नहीं। तभी सपने में एक आवाज़ गूंजी। ये एक काली परछाई थी जो नूडल्स के बादलों के बीच से आ रही थी। परछाई ने कहा, रुद्र, तुम यहाँ आराम कर रहे हो जबकि तुम्हारी दुनिया खतरे में है। रुद्र ने एक बड़ा सा मंचूरियन खाते हुए कहा, अंकल, दुनिया हमेशा खतरे में रहती है। आज शनिवार है, छुट्टी का दिन है। परछाई पास आई। मैं कोई आम विलन नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ। मैंने ही तुम्हें ये अमर शक्ति दी थी और अब मैं इसे वापस लेने आ रहा हूँ। रुद्र रुक गया। वापस लेने मतलब मेरी सुपर पावर्स छिन जाएंगी? परछाई ने कहा, हाँ, तुम फिर से एक आम कमज़ोर इंसान बन जाओगे। तुम्हें लाइन में लगकर टिकट लेनी पड़ेगी, तुम्हें सब्जी का भाव तौल करना पड़ेगा और तुम्हें परीक्षा में पढ़कर पास करना पड़ेगा। रुद्र की आंखें खुल गईं। सपने में पढ़कर पास करना पड़ेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी शक्तियाँ मेरी हैं। मैं अपनी चीटिंग करने की काबिलियत नहीं खो सकता। रुद्र ने सपने में अपना सरिया समन किया। शून्य हो या गुणा भाग, मेरे नूडल्स और मेरी शक्तियों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। रुद्र उस परछाई से लड़ने के लिए दौड़ा। धड़ाम। सीन 5, स्कूल का मेडिकल रूम। रुद्र की उंगली हिली। रिया और टीम अभी अभी वापस आई थी। रिया ने जल्दी से संजीवनी बूटी को पीसकर रुद्र के मुंह में डाला। जैसे ही बूटी अंदर गई, रुद्र के शरीर की दरारें भरने लगीं। सुनहरी रोशनी वापस अंदर समा गई। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और उठकर बैठ गया। आह! विक्रम चिल्लाया, रुद्र, तुम ठीक हो? रुद्र ने अपनी छाती को छूकर देखा। मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मुझे पढ़ाई करनी पड़ रही थी। प्रिंसिपल आर्यमन ने राहत की सांस ली। स्वागत है वापस रुद्र, तुम ठीक समय पर जागे हो। रुद्र ने कहा, क्यों, लंच टाइम हो गया क्या? आर्यमन का चेहरा गंभीर हो गया। नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल के गेट पर अंतर्राष्ट्रीय जादुई पुलिस खड़ी है। वे तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। रुद्र ने कहा, गिरफ्तार? फिर से? अब क्या किया मैंने? आर्यमन ने कहा, उनका कहना है कि तुमने चांद पर जो गोला फेंका था ओलंपिक में, उससे चांद का संतुलन बिगड़ गया है। अब समुद्र में ज्वार भाटा गड़बड़ हो गया है। तुम्हें उसके हर जाने के तौर पर 500 करोड़ जादुई सिक्के भरने होंगे या जेल जाना होगा। रुद्र का मुंह खुला रह गया। 500 करोड़? मेरी गुल्लक में तो सिर्फ 50 रुपए हैं। रुद्र ने खिड़की से बाहर देखा। पुलिस वाले हथकड़ी लेकर खड़े थे। रुद्र ने अपनी टीम की तरफ देखा। दोस्तों, भागने का समय आ गया है।
भगोड़ा आर्क शुरू करो। अब रुद्र को पुलिस से बचना है, पैसे कमाने हैं और उस शून्य का पता लगाना है जो उसके सपने में आया था। क्या रुद्र पुलिस को चकमा दे पाएगा और वो 500 करोड़ कैसे चुकाएगा? शायद वो यति का शैम्पू बेचकर अमीर बन जाए। दिव्य शक्ति गुरुकुल के मुख्य द्वार पर तनाव, टेंशन इतना ज्यादा था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। गेट के बाहर अंतर्राष्ट्रीय जादुई पुलिस, मैजिक इंटरपोल की गाड़ियां खड़ी थीं। ये गाड़ियां जमीन पर नहीं बल्कि हवा में थोड़ी ऊपर तैर रही थी और उनके सायरन बज रहे थे। वीओ वीओ। पुलिस का कैप्टन इंस्पेक्टर कानून एक लाउडस्पीकर लेकर खड़ा था। वो एक लंबा आदमी था जिसके 4 हाथ थे ताकि वो एक साथ 4 हथकड़ियां पहना सके। इंस्पेक्टर कानून ने चिल्लाया, रुद्र बाहर आओ, तुम्हारे घर को, मेरा मतलब तुम्हारे स्कूल को चारों तरफ से घेर लिया गया है। अपने हाथ ऊपर करो और सरेंडर कर दो, वरना हम आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे। रुद्र, रिया, विक्रम, जोरावर और उनके जानवर शेरू, नागेश, टिंगू स्कूल की छत पर छिपे हुए थे। रुद्र ने नीचे झांका। यार, ये इंस्पेक्टर कितना शोर मचाता है, मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। विक्रम के पसीने छूट रहे थे। रुद्र भाई, 500 करोड़, इतना पैसा तो मैंने मोनोपोली गेम में भी नहीं देखा। हम ये जुर्माना कैसे भरेंगे? क्या हमें अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी? रुद्र ने विक्रम को शांत किया। विक्रम, किडनी बेचने से कुछ नहीं होगा। तेरी किडनी वैसे भी जंक फूड खा खाकर खराब हो गई होगी। हमें यहाँ से भागना होगा। सीन 1, नेगोशिएशन, बातचीत। रुद्र छत के किनारे पर आया। उसने नीचे खड़े इंस्पेक्टर से बात की। हेलो इंस्पेक्टर सर, नमस्ते, मैं रुद्र बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर कानून ने ऊपर देखा। नीचे आओ रुद्र, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और मेरे तो 4 हैं। रुद्र, सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 500 करोड़ बहुत ज़्यादा है, क्या हम EMI पर सेटलमेंट कर सकते हैं? मैं हर महीने 50 रुपये दूंगा, हिसाब लगा लीजिए, कुछ लाख सालों में कर्ज उतर जाएगा। इंस्पेक्टर का चेहरा लाल हो गया। मजाक बंद करो, चांद पर गड्ढा करने का जुर्माना मजाक नहीं है। नासा वाले रो रहे हैं। तुम्हारे पास 1 मिनट है, सरेंडर करो वरना हम फायर करेंगे। रुद्र ने अपनी टीम की तरफ मुड़कर धीरे से कहा, प्लान बी, धुआं और धोखा। रुद्र ने अपनी जेब से एक पैकेट निकाला। ये बम नहीं था, ये होली का गुलाल था जो पिछले साल बच गया था, लेकिन रुद्र ने इसमें अपनी थोड़ी सी जादुई ऊर्जा मिला दी थी। रुद्र ने चिल्लाया, ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ, कूद रहा हूँ। रुद्र ने छत से छलांग लगाई। पुलिस वाले खुश हो गए, पकड़ो उसे। लेकिन हवा में ही रुद्र ने वो गुलाल का पैकेट फोड़ दिया। धूम। पूरे गेट पर गुलाबी, हरे और पीले रंग का एक विशाल बादल छा गया। ये कोई साधारण धुआं नहीं था, ये खुशबूदार कोहरा था जिसमें इलायची की महक थी। पुलिस वाले खांसने लगे। ये क्या है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे, मेरी यूनिफॉर्म रंगी गई। इस कोहरे की आड़ में रुद्र ने हवा में अपना जंग लगा सरिया घुमाया। शेरू, नागेश, टिंगू, सबको पकड़ो। सरिया बड़ा हो गया, उड़ने वाले तख्ते जैसा। पूरी टीम सरिये पर चढ़ गई। रुद्र, चलो, इससे पहले कि कोहरा हटे हमें निकलना होगा। सूं। सरिया रॉकेट की तरह ऊपर उड़ा और बादलों में गायब हो गया। जब कोहरा हटा तो इंस्पेक्टर कानून ने देखा कि छत खाली है। उसने गुस्से में अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। वो भाग गया। रेड अलर्ट जारी करो। रुद्र अब एक भगौड़ा है, उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ो, इनाम 10 करोड़। सीन 2, जंगल में छिपाव, द हाइडआउट। शाम हो चुकी थी और रुद्र और उसकी टीम शहर से बहुत दूर एक घने जंगल में उतर गई थी। वो एक गुफा में छिपे थे। शेरू ने आग जलाई, नागेश जंगल से कुछ फल और शायद 1-2 चूहे ढूंढ कर लाया था। रुद्र एक पेड़ के नीचे बैठा था और एक कागज देख रहा था। ये उसका वांटेड पोस्टर था जो पुलिस ने पूरे देश में चिपका दिया था। रुद्र ने पोस्टर को ध्यान से देखा और फिर गुस्से में फेंक दिया। ये बेइज्जती है। रिया ने पूछा, क्या हुआ रुद्र, क्या इनाम कम है? रुद्र, इनाम छोड़ो, फोटो देखो। इन्होंने मेरी फोटो में मेरी नाक कितनी लंबी बनाई है और नीचे लिखा है, खतरनाक अपराधी, नूडल्स का भूखा। ये मेरी इमेज खराब कर रहे हैं। विक्रम भी अपना पोस्टर देख रहा था। अरे, मेरा पोस्टर देखो, इसमें लिखा है रुद्र का चमचा और इनाम सिर्फ 500 रुपये। मेरी वैल्यू इतनी कम है। जोरावर हंसा। कम से कम तुम पर इनाम तो है, मेरे पोस्टर पर लिखा है माचिस की तीली, ये अपमान है। रुद्र ने गंभीरता से कहा, दोस्तों मजाक छोड़ो, हम घर नहीं जा सकते।
पुलिस, संरक्षक और शायद असुर सम्राट भी हमें ढूंढ रहे हैं। हमें 500 करोड़ रुपए चाहिए ताकि हम जुर्माना भरकर अपनी आज़ादी वापस पा सके। रिया ने कहा, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? बैंक लूटे? रुद्र, नहीं, चोरी करना गलत बात है जब तक कि वो नूडल्स ना हो। हमें पैसे कमाने होंगे। तभी रुद्र की जेब में रखे दादाजी के जादुई पेन ने बीप किया। उसमें से एक होलोग्राम निकला। ये एक विज्ञापन था। आवाज़ आई, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? क्या आपके पास अद्भुत शक्तियां हैं? तो आइए कुबेर के कसीनो में, जो स्वर्ण द्वीप पर स्थित है। यहाँ हर साल महानीलामी होती है। दुर्लभ चीजें बेचिए और अरबपति बनिए। रुद्र की आंखें चमक गई। कुबेर का कसीनो, यही रास्ता है। विक्रम ने कहा, लेकिन हम बेचेंगे क्या? हमारे पास तो सिर्फ फटे कपड़े हैं। रुद्र ने अपनी जेब से वो एडमांटियम का हाथ निकाला जो उसने 2050 में मेका असुर से काटा था। ये भविष्य की धातु है, ये करोड़ों में बिकेगा। और रुद्र ने नागेश की तरफ देखा। और हमारे पास एक बोलने वाला सांप भी है। हम नागेश को किराए पर दे सकते हैं, नागिन डांस के लिए। नागेश, स्वामी, नहीं, मेरी इज्जत है। रुद्र ने प्लान बनाया। हम स्वर्ण द्वीप जाएंगे, वहां नीलामी में हिस्सा लेंगे, पैसे कमाएंगे और फिर शान से जुर्माना भरेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि स्वर्ण द्वीप एक गुप्त जगह थी। वहां सिर्फ निमंत्रण वाले लोग जा सकते थे। और वहां का मालिक सेठ धनराज बहुत ही चालाक और खतरनाक आदमी था। सीन 2, एक नया शिकारी। उधर पुलिस हेडक्वार्टर्स में इंस्पेक्टर कानून बहुत निराश थे। तभी उनके ऑफिस का दरवाजा खुला। एक अजीब सा आदमी अंदर आया। उसने काउबॉय वाली हैट पहनी थी, कमर पर 2 बंदूकें थी और उसके कंधे पर एक तोता बैठा था। लेकिन वो बहुत ही भद्दा लग रहा था। चलते चलते वो कूड़ेदान से टकरा गया। धड़ाम। इंस्पेक्टर, तुम कौन हो? आदमी ने अपनी हैट ठीक की। मेरा नाम है हंटर जोजो। मैं दुनिया का सबसे महंगा बाउंटी हंटर हूँ। मैंने सुना है आप एक बच्चे को ढूंढ रहे हैं। इंस्पेक्टर, हाँ, लेकिन वो बहुत चालाक है। जोजो हंसा। चालाक? मेरे पास एक गैजेट है, स्मेलोमीटर 3000। ये इंसान की पसंदीदा खुशबू को ट्रैक करता है। उस लड़के को क्या पसंद है? इंस्पेक्टर, फाइल देखी। नूडल्स मसाला। जोजो ने मशीन सेट की। परफेक्ट, मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, बस मेरा चेक तैयार रखना। जोजो खिड़की से कूद गया। गलती से बंद खिड़की से टकरा गया, कांच टूटा और वो गिर गया। मैं ठीक हूँ, नीचे से आवाज आई। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। भगवान ही मालिक है। वापसी जंगल में। रुद्र और उसकी टीम सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक रुद्र के सरिये का कांपना शुरू हो गया। सरिया खतरे को भांप सकता था। रुद्र उठ गया। शेरू, कुछ आ रहा है। कोई जानवर नहीं, कोई मशीन। जंगल की झाड़ियों में सरसराहट हुई। हंटर जोजो बाहर निकला। उसके हाथ में एक बड़ा सा नेट था। मिल गए, नूडल्स की खुशबू मुझे यहाँ ले आई। रुद्र ने उसे देखा। अंकल, आप कौन हैं? और ये जाल मछली पकड़ने का है, इंसान पकड़ने का नहीं। जोजो ने बंदूक तानी। मैं जोजो हूँ, चलो बच्चे, चुपचाप साथ चलो, वरना मैं तोते से हमला करवाऊंगा। उसके कंधे पर बैठा तोता बोला, मिट्ठू बेटा, मिट्ठू बेटा। रुद्र ने विक्रम को देखा। विक्रम, इसे संभालो, ये तुम्हारे लेवल का दुश्मन है। विक्रम, सच में मेरा लेवल? विक्रम ने एक पत्थर उठाया। ए जोजो, ये ले। अब शुरू होगी जंगल की कॉमेडी फाइट। एक क्लमजी हंटर बनाम डरे हुए छात्र। और क्या रुद्र स्वर्ण द्वीप पहुंच पाएगा? वहां कसीनो में कौन से खतरे उसका इंतजार कर रहे हैं? घने जंगल के बीचों बीच रात के अंधेरे में एक बहुत ही अजीबोगरीब मुकाबला चल रहा था। एक तरफ था दुनिया का सबसे महंगा और सबसे अनाड़ी बाउंटी हंटर, हंटर जोजो, और दूसरी तरफ था हमारा डरा हुआ शेर विक्रम। रुद्र, रिया और जोरावर एक पेड़ के नीचे बैठकर तमाशा देख रहे थे। शेरू, कुत्ता, और टिंगू, पिल्ला, सट्टा लगा रहे थे कि कौन पहले गिरेगा। हंटर जोजो ने अपनी काउबॉय हैट ठीक की। ए लड़के, मेरे पास लेज़र लैसो है, अगर मैंने इसे फेंका तो तू बंध जाएगा। विक्रम ने एक सूखी लकड़ी उठाई। और मेरे पास बबूल का डंडा है, अगर मैंने मारा तो तुझे चोट लगेगी। जोजो ने अपनी कमर से रस्सी निकाली और उसे हवा में घुमाया। ये हा, ले पकड़। जोजो ने रस्सी फेंकी, लेकिन रस्सी का एक सिरा जोजो के ही बूट में अटक गया था। जैसे ही उसने रस्सी फेंकी, वो खुद खिंचता हुआ आगे गिरा। धड़ाम! उसका चेहरा कीचड़ में जा धंसा। उसके कंधे पर बैठा तोता बोला, मिट्ठू, बॉस गिर गए, बॉस गिर गए।
विक्रम ने देखा कि दुश्मन गिर गया है। उसका आत्मविश्वास अचानक बढ़ गया। हा, देखा, मेरी आभा से ही गिर गया। मैं बाहुबली हूँ। विक्रम जोश में आगे बढ़ा, लेकिन उसका पैर एक केले के छिलके जो नागेश ने फेंक दिया था पर पड़ा। स्लिप। विक्रम हवा में उछला और सीधा जोजो के ऊपर जा गिरा। पिचक। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर लौट रहे थे। छोड़ मुझे, तू छोड़। ये लड़ाई कम और कुश्ती ज्यादा लग रही थी। रुद्र ने अपना सिर हिलाया। ये तो रात भर चलेगा, मुझे नींद आ रही है। रुद्र ने अपनी उंगली से एक छोटा सा कंकड़ हवा में उछाला। कंकड़ ने हवा में कर्व लिया और एक मधुमक्खी के छत्ते पर जा लगा जो ठीक उन दोनों के ऊपर पेड़ पर था। टप। मधुमक्खियां जाग गईं। भिन 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 लाखों मधुमक्खियां नीचे उतरीं। जोजो और विक्रम ने ऊपर देखा। भागो! दोनों अलग अलग दिशाओं में भागे। जोजो जंगल के अंदर भाग गया और विक्रम चिल्लाता हुआ रुद्र के पीछे छिप गया। बचाओ मधुमक्खियां! रुद्र ने अपने हाथ से धुआं बनाया जिससे मक्खियां भाग गईं। चलो, वार्म अप हो गया। जोजो भाग गया है, लेकिन वो पुलिस को लेकर वापस आएगा। हमें निकलना होगा। सीन 2। समुद्र का किनारा। वे जंगल से निकलकर समुद्र तट पर पहुंचे। सामने विशालकाय समुद्र था और दूर क्षितिज पर एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। वो स्वर्ण द्वीप था। रिया ने कहा, रुद्रा, वहां जाएंगे कैसे? नाव नहीं है। रुद्र ने अपनी जेब से वो जंग लगा सरिया निकाला। उसने सरिये को पानी में फेंका। बड़ा हो जा। सरिया बड़ा हो गया और पानी पर तैरने लगा। लेकिन ये सिर्फ एक डंडा था, इस पर बैठना मुश्किल था। रुद्र ने अपनी टीम को देखा। नागेश, अपना असली रूप लो और सरिये के चारों तरफ लिपट जाओ। तुम टायर बनोगे। नागेश, स्वामी, मैं नागराजकुमार हूँ, ट्यूब नहीं। रुद्र, नूडल्स चाहिए या नहीं? नागेश तुरंत सरिये के चारों तरफ लिपट गया और एक गद्देदार नाव यानी कि राफ्ट बन गया। रुद्र, रिया, विक्रम, जोरावर और जानवर उस पर बैठ गए। रुद्र ने अपनी पवन शक्ति से एक धक्का दिया। सर! उनकी नाव मोटर बोट की तरह पानी को चीरती हुई द्वीप की तरफ बढ़ी। सीन 3। स्वर्ण द्वीप, गोल्डन आइलैंड। आधे घंटे बाद वे द्वीप पर पहुंचे और नज़ारा देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। यहाँ की सड़कें सोने की बनी थी। पेड़ों पर पत्ते नहीं, हीरे लटक रहे थे। स्ट्रीट लाइट्स की जगह माणिक्य चमक रहे थे। हवा में पैसे की खुशबू थी। सामने एक विशालकाय इमारत थी जो ताजमहल जैसी दिख रही थी, लेकिन पूरी तरह सोने की थी। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, कुबेर कसीनो, जहाँ किस्मत बदलती है। मुख्य द्वार पर 2 राक्षस बाउंसर खड़े थे। उन्होंने सूट बूट पहना था और काला चश्मा लगाया था। रुद्र और उसकी टीम फटेहाल कपड़ों में गेट पर पहुंची। बाउंसर ने उन्हें रोका। रुको, यहाँ भिखारियों का आना मना है, ये वीआईपी जगह है। विक्रम ने अपनी फटी हुई जेब दिखाई। भाई, हम भिखारी नहीं हैं, हम फकीर हैं, स्टाइल है ये। बाउंसर हंसा। भागो यहाँ से, एंट्री फीस 1 करोड़ है तुम्हारे पास? रुद्र आगे आया। उसने अपनी जेब से वो एडमेंटियम का हाथ यानी भविष्य के रोबोट का कटा हुआ हाथ निकाला। उसने उसे मेज़ पर बाउंसर के सामने धड़ाम से रखा। रुद्र ने बहुत ही शांत और अमीरों वाले अंदाज में कहा, ये भविष्य की धातु है। इसकी कीमत तुम्हारे पूरे खानदान की जायदाद से ज़्यादा है। इसे एंट्री फीस समझो और बाकी का चिल्लर रख लो। बाउंसर ने उस हाथ को स्कैन किया। मशीन बीप करने लगी। वैल्यू अनमोल, प्राइसलेस। बाउंसर का पसीना छूट गया। अरे सर, माफ़ कीजिए, हमें नहीं पता था आप गुप्त अरबपति हैं। आइए, वीआईपी लाउंज में चलिए। सीन 4। कसीनो के अंदर। अंदर का माहौल किसी दूसरी दुनिया जैसा था। हज़ारों लोग जुआ खेल रहे थे। कोई इंसान था, कोई यक्ष, कोई गंधर्व। स्लॉट मशीनें बज रही थीं, टिंग टिंग टिंग। कार्ड टेबल्स पर नोटों के पहाड़ लगे थे। रुद्र और उसकी टीम वीआईपी एरिया में गई। रुद्र ने कहा, हमें 500 करोड़ चाहिए और जल्दी। एक टेबल पर एक बहुत ही अजीब खेल चल रहा था, 3 पत्ती। लेकिन ये साधारण ताश नहीं था, ये जादुई ताश था। पत्ते हवा में उड़ते थे और अपना रंग बदलते थे। टेबल का मालिक एक जादूगर था जिसका नाम था शातिर। वो अब तक सबको हरा चुका था। शातिर ने रुद्र को देखा। नया बकरा, आओ बच्चे, क्या लगाओगे दांव पर? रुद्र कुर्सी पर बैठा, उसने पैर मेज़ पर रख दिए। मैं ये रोबोटिक हाथ लगाता हूँ, बदले में मुझे 500 करोड़ चाहिए। शातिर की आंखों में लालच आ गया। मंजूर है, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें अपना वो कुत्ता मुझे देना होगा। मुझे इसकी खाल का कोट बनवाना है। शेरू गुर्राया। मालिक, नहीं। रुद्र ने शेरू को शांत किया। ठीक है, डील पक्की। खेल शुरू हुआ। शातिर ने पत्ते बांटे। रुद्र ने अपने पत्ते देखे भी नहीं। शातिर ने अपने पत्ते देखे, 3 इक्के, सबसे बड़े पत्ते। शातिर मन ही मन हंसा।
बच्चा हार गया। मैंने जादू से पत्ते बदल दिए थे। शातिर ने कहा, शो, मेरे पास 3 इक्के हैं। रुद्र ने जम्हाई ली। 3 इक्के अच्छे हैं, लेकिन मेरे पास। रुद्र ने अपने पत्ते पलटे। सबकी सांसें थम गई। रुद्र के पास थे 3 जोकर, यानी 3 जोकर्स। नियमों के अनुसार जादुई ताश में 3 जोकर का मतलब है ब्रह्मांडीय जीत। ये इक्कों से भी बड़ा था। शातिर चिल्लाया, धोखा, जोकर, इस डेक में तो जोकर थे ही नहीं, तुमने कहाँ से निकाले? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, जादूगर साहब, जादू ताश में नहीं, हाथों में होता है, और मेरे हाथ नूडल्स खाने में बहुत तेज हैं। असल में रुद्र ने अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके पास वाली दूसरी टेबल से जोकर चुराकर अपनी गड्डी में डाल दिए थे, इतनी तेजी से कि किसी को हवा भी नहीं लगी। डीलर ने अनाउंस किया, विजेता रुद्र, राशि 500 करोड़ प्लस बोनस। रुद्र ने चिप समेटी। थैंक यू विक्रम, झोला भर ले। लेकिन जीतना आसान था, पैसे लेकर निकलना मुश्किल। कसीनो के टॉप फ्लोर पर एक गुप्त कमरे में इस द्वीप का मालिक बैठा था, सेठ धनराज। वो एक मोटा आदमी था जिसके 10 हाथों में 10 अंगूठियां थी। वो असल में कुबेर का एक भ्रष्ट रक्षक था। धनराज ने सीसीटीवी में रुद्र को देखा। 3 जोकर, ये लड़का साधारण नहीं है, और उसके पास जो हाथ है रोबोटिक आर्म, उसमें से मुझे समय ऊर्जा की गंध आ रही है। धनराज ने अपने गार्ड्स को आदेश दिया, दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे वो लड़का और उसका खजाना दोनों चाहिए। कसीनो के सायरन बजने लगे। लॉकडाउन, लॉकडाउन। सैकड़ों हथियारबंद गार्ड्स ने रुद्र की टेबल को घेर लिया। रुद्र ने अपने दोस्तों को देखा। यार, मैंने कहा था ना, शांति मेरी किस्मत में नहीं है। अभी तो पैसे गिने भी नहीं थे। रिया ने अपनी तलवार निकाली। रुद्र, अब क्या? रुद्र ने वो रोबोटिक हाथ उठाया जो उसने दांव पर लगाया था। विक्रम, क्या तुम्हें पता है ये हाथ सिर्फ कीमती नहीं है, ये चलता भी है। रुद्र ने हाथ के नीचे एक छोटा सा बटन दबाया। क्लिक। वो कटा हुआ मशीनी हाथ अचानक एक्टिवेट हो गया। उसकी उंगलियां हिली और वो हाथ एक लेजर तोप में बदल गया। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ धनराज को मेरा नमस्ते कहना, और कहना कि रुद्र को कैद करना जुए में हारने से भी ज्यादा बुरा है। अब कसीनो के अंदर होगा लेजर शो। रुद्र और उसकी टीम बनाम कसीनो की पूरी फौज। क्या वे पैसे लेकर भाग पाएंगे? और सेठ धनराज के पास कौन सा गुप्त हथियार है? कुबेर कसीनो का वीआईपी लाउंज अब एक युद्ध का मैदान बन चुका था। सायरन की आवाजें व्यूं 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 लगातार गूंज रही थीं। लाल बत्तियां जल बुझ रही थीं। रुद्र, रिया, विक्रम और जोरावर एक गोल घेरे में खड़े थे। उनकी पीठ एक दूसरे से सटी हुई थी। उनके चारों तरफ सैकड़ों हथियारबंद गार्ड्स थे, जिनके हाथों में जादुई भाले और बंदूकें थीं। रुद्र के हाथ में वो भविष्य का रोबोटिक हाथ था, जो अब एक तोप की तरह चमक रहा था। रुद्र ने माइक उठाया और कहा, हेलो हेलो, टेस्टिंग। सेठ धनराज जी, क्या आप सुन रहे हैं? अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं आपके कसीनो में नया दरवाज़ा बना दूंगा, दीवार फोड़कर। ऊपर स्पीकर से सेठ धनराज की भारी आवाज़ आई। मूर्ख बालक, ये दीवारें जादुई टाइटेनियम से बनी हैं, इन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। गार्ड्स, हमला करो, मुझे वो 500 करोड़ वापस चाहिए। गार्ड्स ने फायरिंग शुरू कर दी। धाएं धाएं धाएं। जादुई गोलियां और आग के गोले रुद्र की टीम की तरफ बढ़े। रुद्र ने चिल्लाया, टीम डिफेंस फॉर्मेशन। रिया, बर्फ की दीवार बनाओ। जोरावर, आग से आग को काटो। रिया ने अपनी तलवार घुमाई। आइस शील्ड। एक मोटी बर्फ की दीवार उनके सामने बन गई। गोलियां बर्फ से टकराकर गिरने लगी। जोरावर ने अपनी हथेलियों से आग की लपटें छोड़ी। जल जाओ सब। आग ने गार्ड्स को पीछे धकेल दिया, लेकिन गार्ड्स बहुत ज्यादा थे। वो चींटियों की तरह बढ़ रहे थे। रुद्र ने देखा कि मामला हाथ से निकल रहा है। ठीक है, अब इस खिलौने यानी रोबोटिक हाथ का असली मजा लेते हैं। रुद्र ने उस हाथ को कंधे पर रखा, जैसे बाजू का हो। उसने ट्रिगर दबाया। क्लिक। हाथ के आगे का हिस्सा खुला और एक नीली ऊर्जा की बीम चार्ज होने लगी। वूम वूम वूम। रुद्र ने निशाना साधा, सीधे कसीनो की स्लॉट मशीनों की कतार पर। सॉरी सेठ जी, आपका नुकसान होने वाला है। ज्यूम। लेजर चलने की आवाज। एक मोटी नीली किरण निकली। उसने एक साथ 50 स्लॉट मशीनों को उड़ा दिया। बूम बूम बूम। मशीनें फट गईं। उनमें से हजारों सोने के सिक्के फव्वारे की तरह हवा में उड़ने लगे। पूरे हॉल में सिक्कों की बारिश होने लगी। छन छन छन। गार्ड्स का ध्यान भटक गया। अरे, सोना सोना बरस रहा है। कुछ गार्ड्स लालच में आकर सिक्के लूटने लगे।
विक्रम जो डरा हुआ था, उसने भी देखा कि सोने के सिक्के गिर रहे हैं। उसका डर गायब हो गया। वो घुटनों के बल रेंगते हुए सिक्के भरने लगा। रुद्र भाई, मारो और मारो, मुझे नई बाइक लेनी है। रुद्र ने कहा, विक्रम, ये गेम के टोकन नहीं है, असली सोना है, जल्दी भर, फिर भागना है। सेठ धनराज ने अपनी स्क्रीन पर ये देखा। उसका बीपी बढ़ गया। मेरा सोना, मेरे पैसे, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अचानक वीआईपी लाउंज की छत फट गई। धड़ाम! ऊपर से एक विशालकाय छाया नीचे कूदी। फर्श हिल गया, धूल उड़ी। जब धूल छटी तो सामने सेठ धनराज खड़ा था, लेकिन वो अब मोटा इंसान नहीं था। उसने अपनी गोल्डन फॉर्म ले ली थी। वो अब 15 फीट ऊंचा, शुद्ध सोने का बना राक्षस यानी गोल्ड गोलम था। उसकी आंखें हीरे की थीं और दांत पन्ने यानी एमरल्ड के थे। धनराज ने दहाड़ लगाई, मैं कुबेर का रक्षक हूँ, मैं स्वर्ण असुर हूँ, मेरे शरीर पर खरोंच भी नहीं आ सकती। रुद्र, तू अब मेरे खजाने का हिस्सा बनेगा, एक सोने की मूर्ति बनकर। धनराज ने अपना सोने का हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों से एक पीली किरण निकली, माइडास टच। ये किरण जिस चीज को छूती वो सोने की बन जाती। किरण एक गार्ड को लगी, वो गार्ड तुरंत सोने की मूर्ति बन गया। रिया चिल्लाई, रुद्र बचो, अगर वो किरण हमें लगी तो हम स्टैचू बन जाएंगे। रुद्र ने डाइव मारी और एक टेबल के पीछे छिप गया। टेबल सोने की बन गई। रुद्र ने पसीना पोंछा, यार ये तो बहुत खतरनाक है। अगर मैं सोने का बन गया तो नूडल्स कैसे खाऊंगा। रुद्र ने अपनी जेब से नागेश को निकाला। नागेश, जाओ, इसे काटो, इसके सोने के शरीर में जहर फैला दो। नागेश ने मना कर दिया। स्वामी, क्या आप पागल हैं? वो सोने का बना है, अगर मैंने उसे काटा तो मेरे दांत टूट जाएंगे, मुझे डेंटिस्ट के पास नहीं जाना। रुद्र ने कहा, अरे हाँ, तो फिर शेरू? शेरू आगे आया। रुद्र ने कहा, शेरू, याद है जब हम ज्वालामुखी पर थे, तुमने अग्नि देवता का दिल खाया था और डकार मारी थी? शेरू ने पूंछ हिलाई। रुद्र ने कहा, वही डकार चाहिए, इस सोने के आदमी को पिघला दो। शेरू समझ गया। शेरू धनराज के सामने गया। धनराज हंसा, ये पिल्ला क्या करेगा, भौंकेगा? शेरू ने अपने मुंह खोला। उसने अपने पेट की सारी गर्मी इकट्ठी की और एक जोरदार ज्वालामुखी डकार मारी। बुर्र! शेरू के मुंह से सड़ी हुई गैस नहीं, बल्कि शुद्ध नीला लावा और आग की लपटें निकलीं। आग की एक विशाल लहर धनराज से टकराई। धनराज चिल्लाया, नहीं, गर्मी, सोना पिघल जाएगा, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। आग इतनी तेज थी कि धनराज का सोने का शरीर लाल पड़ने लगा। वो पिघलने लगा, उसके पैर जमीन पर चिपकने लगे। धनराज, रुको, गर्मी बहुत है, एसी चलाओ। रुद्र ने मौका देखा, अब ये कमजोर है। रुद्र ने अपना लेजर वाला हाथ उठाया और उसे फुल पावर मोड यानी ओवरलोड मोड पर सेट कर दिया। अलविदा गोल्डमैन। रुद्र ने फायर किया। कबूम! एक नीले रंग का गोला सीधा धनराज के पिघले हुए सीने पर लगा। धनराज पीछे उड़ा और सीधा कसीनो की मुख्य तिजोरी यानी मेन वॉल्ट के दरवाजे से जा टकराया। तिजोरी का दरवाजा टूट गया और अंदर से नोटों और सिक्कों की बाढ़ आ गई। पूरा कसीनो नोटों से भर गया। लोग नोटों में तैरने लगे। धनराज मलबे और पैसों के नीचे दब गया। रुद्र ने विक्रम को आवाज दी, विक्रम, जल्दी, जो भी मिले बैग में भर लो, हमारा 500 करोड़ का टारगेट पूरा करना है। विक्रम ने अपनी टी शर्ट उतारकर उसमें नोट भरने शुरू कर दिए। जय माता दी, जय माता दी। तभी पुलिस का सायरन सुनाई दिया। मैजिक इंटरपोल, सरेंडर करो। इंस्पेक्टर कानून अपनी टीम के साथ आ पहुंचा था। उन्होंने द्वीप को घेर लिया था। रुद्र ने कहा, अरे यार, ये पुलिस वाले पिज्जा डिलीवरी से भी तेज है। विया ने कहा, अब क्या करें, हम घिर चुके हैं। रुद्र ने खिड़की की तरफ देखा। नीचे समुद्र था। हमारे पास एक ही रास्ता है, छलांग। रुद्र, रिया, विक्रम, जोरावर और जानवर सब ने कसीनो की टूटी हुई दीवार से 50वीं मंजिल से सीधे नीचे समुद्र में छलांग लगा दी। आ! वे हवा में गिर रहे थे। रुद्र ने अपनी जेब से वो जंग लगा सरिया निकाला। बड़ा हो जा, नाव बन जा। सरिया हवा में बड़ा हुआ और पानी पर गिरने से ठीक पहले उसने टीम को कैच कर लिया। छपाक! सरिया यानी नाव पानी पर तैरा और तेजी से निकल गया। इंस्पेक्टर कानून ऊपर से देख रहा था। वो फिर भाग गया और वो मेरे सारे सबूत यानी नोट भी ले गया। सीन 5, एक सुनसान टापू, सेफ हाउस। रुद्र और उसकी टीम एक छोटे से सुनसान टापू पर रुकी। उन्होंने नोट गिने। विक्रम नाच रहा था। रुद्र भाई, 500 करोड़ नहीं, पूरे 700 करोड़ हैं, हम अमीर हैं।
रुद्र ने राहत की सांस ली। शुक्र है, अब हम वो जुर्माना भर सकते हैं और बाकी 200 करोड़ से मैं नूडल्स की अपनी फैक्ट्री खोलूंगा। तभी रुद्र का फोन बजा। प्रिंसिपल आर्यमन का कॉल था। रुद्र, तुम कहाँ हो? जल्दी वापस आओ। रुद्र, सर पैसे मिल गए हैं, हम आ रहे हैं। आर्यमन, पैसे छोड़ो रुद्र, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। तुम्हारे जाने के बाद हमने स्कूल के बेसमेंट में वो गुप्त दरवाज़ा यानी दादा वाला फिर से चेक किया। वो दरवाज़ा अंदर से टूटा हुआ है। रुद्र का दिल बैठ गया। अंदर से मतलब भस्मासुर जाग गया? आर्यमन, नहीं, भस्मासुर का कंकाल वहाँ नहीं है, उसे चोरी कर लिया गया है और चोर ने वहाँ एक निशानी छोड़ी है। रुद्र, क्या निशानी? आर्यमन, एक सफ़ेद मुखौटा जिस पर स्माइली बनी है। ये शून्य का निशान है, वो संस्था जो अस्तित्व को मिटाना चाहती है। रुद्र ने फोन काटा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। शून्य, वही जो मेरे सपने में आया था। वो भस्मासुर के कंकाल को ले गया। अगर उसने उस कंकाल में जान डाल दी तो वो ऐसा दानव बनेगा जिसे न कोई अस्त्र मार सकता है न कोई शस्त्र। रुद्र ने अपनी टीम को देखा। दोस्तों, पार्टी कैंसिल, हमें वापस जाना होगा। असली खेल अब शुरू हुआ है। रुद्र ने समुद्र की तरफ देखा। दूर क्षितिज पर काले बादल इकट्ठे हो रहे थे और उन बादलों के बीच एक विशालकाय हड्डियों का ढांचा चलता हुआ दिखाई दे रहा था। वो शहर की तरफ बढ़ रहा था। क्या रुद्र और उसकी टीम शून्य और भस्मासुर को रोक पाएगी? और रुद्र को अपनी अमर शक्ति का कौन सा नया लेवल अनलॉक करना होगा? समुद्र के बीच उस सुनसान टापू पर रुद्र और उसकी टीम खड़ी थी। उनके पास नोटों के बड़े बड़े बैग थे, लेकिन उनका मूड खराब था। दूर क्षितिज पर काले बादलों के बीच एक सफ़ेद विशालकाय ढांचा शहर की तरफ बढ़ रहा था। वो इतना बड़ा था कि उसका सिर बादलों को छू रहा था। विक्रम ने नोटों की गड्डी को गले लगाया। रुद्र भाई, हम अमीर हैं, लेकिन अगर वो हड्डियों का पहाड़ शहर पर गिर गया तो हम ये पैसा कहाँ खर्च करेंगे? स्वर्ग में? रुद्र ने समुद्र की लहरों को देखा। उसका जंग लगा सरिया थक चुका था। वो अब उड़ने की हालत में नहीं था। रुद्र ने कहा, हमें तुरंत शहर पहुंचना होगा। हमारे पास नाव नहीं है, लेकिन हमारे पास कागज़ बहुत है। रुद्र ने नोटों के बंडलों की तरफ इशारा किया। रिया, विक्रम, इन नोटों को खोलो। हम दुनिया की सबसे महंगी नाव बनाएंगे। रिया, क्या तुम पैसों से नाव बनाओगे? ये गैर कानूनी है। रुद्र, रिया, दुनिया बचाना भी गैर कानूनी हो गया है आजकल, जल्दी करो। रुद्र ने अपनी क्राफ्टिंग स्किल का इस्तेमाल किया। उसने जादुई गोंद से करोड़ों रुपए के नोटों को चिपकाकर एक बड़ी मजबूत कागज़ की नाव बना दी। ये नाव देखने में बचपन के खिलौने जैसी थी, लेकिन इसकी कीमत अरबों में थी। पूरी टीम उस नाव में बैठ गई। रुद्र ने पीछे से हवा का एक झोंका मारा। सूं! मनी बोट पानी पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ी। नागेश, जो सांप था, चिल्लाया, स्वामी, ये नाव गीली होकर गल जाएगी। रुद्र, नहीं गलेगी, ये वाटरप्रूफ नोट है, नया वाला पिंक नोट। सीन 2, शहर में तबाही। शहर जहां स्कूल था में हाहाकार मचा हुआ था। भस्मासुर का कंकाल शहर की इमारतों को खिलौनों की तरह कुचल रहा था। उसकी हड्डियों से हरी आग निकल रही थी। पुलिस, सेना और जादुई इंटरपोल सब भेल हो चुके थे। इंस्पेक्टर कानून अपने उड़न खटोले में थे और लाउडस्पीकर पर चिल्ला रहे थे, ए हड्डियों के ढेर, रुक जा, तेरे पास बिल्डिंग तोड़ने का परमिट नहीं है। कंकाल ने इंस्पेक्टर की गाड़ी को एक उंगली से मार दिया। टिंग! गाड़ी गोल गोल घूमती हुई पार्क में गिर गई। कंकाल के कंधे पर एक छोटा सा आदमी खड़ा था। उसने सफ़ेद लबादा पहना था और चेहरे पर स्माइली मास्क था। ये शून्य का एजेंट था, कोड नेम जोकर। जोकर ने माइक पर कहा, देवियों और सज्जनों, डरो मत, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम बस तुम्हें राख बना देंगे। भस्मासुर, अपना हाथ दिखाओ। भस्मासुर ने अपना विशालकाय दाहिना हाथ उठाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भस्मासुर जिसके सिर पर हाथ रखता था वो जलकर भस्म हो जाता था। कंकाल ने अपना हाथ एक शॉपिंग मॉल के ऊपर रखा। भस्म! 1 सेकंड में पूरा मॉल जलकर काले धुएं में बदल गया। न ईंट बची, न सीमेंट, सिर्फ राख। लोग चीखने लगे, भागो, ये छूने से मारता है। जोकर हंसा। अब अगला नंबर दिव्य शक्ति गुरुकुल का है। कंकाल स्कूल की तरफ मुड़ा। सीन 3, रुद्र की ग्रैंड एंट्री। स्कूल की गेट पर प्रिंसिपल आर्यमन और वार्डन हिडिंबा अपनी आखिरी सुरक्षा पंक्ति बनाए खड़े थे। हिडिंबा, मैं इसे अंदर नहीं आने दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े। तभी समुद्र की तरफ से एक चीज़ उड़ती हुई आई।
वो पानी पर नहीं बल्कि अब हवा में उड़ रही थी। वो नोटों की नाव थी। रुद्र नाव के सबसे आगे खड़ा था, टाइटैनिक पोज में नहीं बल्कि एटीट्यूड में। रुद्र ने चिल्लाया, ओए स्माइली फेस, मेरे स्कूल को हाथ मत लगाना, वहां मेरा टीसी रखा है। रुद्र ने नाव को सीधा कंकाल के चेहरे की तरफ मोड़ा। जैसे ही वो पास आए, रुद्र ने नोटों के बंडल उठाए। इंस्पेक्टर कानून, कैच। रुद्र ने हवा में ही नोटों के बड़े बड़े बैग नीचे पुलिस की तरफ फेंक दिए। धप धप धप, बैग इंस्पेक्टर के सिर पर गिरे। रुद्र चिल्लाया, ये लो 500 करोड़, जुर्माना भर दिया। अब मैं भगौड़ा नहीं हूं, अब मैं इस राक्षस को लीगल तरीके से पीट सकता हूं। इंस्पेक्टर कानून ने नोटों का पहाड़ देखा। अरे वाह, गिनने में तो साल लग जाएंगे। ठीक है रुद्र, यू आर फ्री, इसे मारो। रुद्र ने नाव से छलांग लगाई और सीधा भस्मासुर के कंकाल के माथे पर लैंड किया। जोकर यानी एजेंट ने रुद्र को देखा। तुम यहाँ कैसे आए? रुद्र ने जोकर के कंधे पर हाथ रखा। भाई तेरी स्माइल बहुत डरावनी है, ब्रश नहीं करता क्या? जोकर ने चाकू निकाला, लेकिन रुद्र ने उसे एक हल्का सा धक्का दिया। नीचे जा। जोकर कंकाल के कंधे से फिसलकर नीचे गिर गया, सीधे पुलिस की गोद में। अब बचा भस्मासुर। भस्मासुर को एहसास हुआ कि उसके सिर पर कोई है। कंकाल ने अपना भस्म करने वाला हाथ अपने ही सिर की तरफ बढ़ाया ताकि रुद्र को मार सके। नीचे खड़े लोग चिल्लाए, रुद्र भागो, वो अपने सिर पर हाथ रख रहा है। अगर भस्मासुर अपने सिर पर हाथ रखता तो वो खुद भी जल जाता, पुराने किस्से की तरह। लेकिन ये कंकाल होशियार था, ये सिर्फ छूने वाला था, रखने वाला नहीं। रुद्र ने देखा कि विशालकाय हथेली उसकी तरफ आ रही है। रुद्र ने सोचा, अगर इसने मुझे छू लिया तो मेरी टी शर्ट जल जाएगी, और ये मेरी फेवरेट टी शर्ट है। रुद्र ने अपनी जेब से सफ़ेद चौक का एक टुकड़ा निकाला। उसने चौक को अपनी हथेली पर रगड़ा जैसे जिम्नास्ट पाउडर लगाते हैं। रुद्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आजा भाई, हैंडशेक करते हैं। भस्मासुर का हाथ और रुद्र का छोटा सा हाथ टकराए। क्लैप। सबने अपनी आंखें बंद कर लीं। रुद्र गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई आग नहीं, कोई राख नहीं। रुद्र ने भस्मासुर का हाथ पकड़ रखा था। रुद्र के हाथ के चारों तरफ एक सुनहरी परत थी, उसकी अमर आभा। ये आभा इतनी शक्तिशाली थी कि भस्मासुर का भस्म शाप उसे भेद नहीं पाया। उल्टा रुद्र की ऊर्जा ने शाप को ब्लॉक कर दिया। रुद्र ने भस्मासुर की उंगलियों को मरोड़ा। तेरा हाथ बहुत ठंडा है, खून की कमी है क्या? ओह वेट, तेरे पास तो खून ही नहीं है। रुद्र ने सुपर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया। उसने भस्मासुर के विशालकाय हाथ को पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। 100 फीट का कंकाल रुद्र के एक हाथ में झूल रहा था। रुद्र ने उसे घुमाना शुरू किया, भन भन भन, जैसे कोई गुलेल घुमाता है। कंकाल गोल गोल घूमने लगा, उसकी हड्डियां खड़खड़ाने लगी। रुद्र ने चिल्लाया, पार्सल फॉर स्पेस, डिलीवरी चार्ज फ्री। रुद्र ने हाथ छोड़ा। भस्मासुर का कंकाल गोली की रफ्तार से आसमान की तरफ उड़ा। वो बादलों को पार कर गया, वायुमंडल से बाहर निकल गया और सीधा अंतरिक्ष में चला गया। वहां जाकर वो एक सैटेलाइट से टकराया और बिखर गया। नीचे जमीन पर विक्रम ने सीटी बजाई। छक्का, ये तो स्टेडियम के बाहर गया। सीन 4, जीत और नई मुसीबत। रुद्र नीचे उतरा। पूरी जनता उसे घेरने के लिए दौड़ी। हीरो हीरो। मीडिया वाले माइक लेकर आ गए। रुद्र जी, आपने भस्मासुर को अंतरिक्ष में कैसे फेंका? आपकी डाइट क्या है? रुद्र ने माइक लिया। मेरी डाइट है शांति, और अब अगर किसी ने मुझे परेशान किया तो मैं उसे भी अंतरिक्ष भेज दूंगा। भीड़ डरकर पीछे हट गई। रुद्र ने अपने दोस्तों को, रिया, विक्रम, जोरावर को इशारा किया, चलो मुझे बहुत नींद आ रही है। रुद्र अपने रूम 404 में वापस आया। कमरा अब भी गंदा था, क्योंकि पिछली लड़ाई के बाद साफ नहीं हुआ था। रुद्र बिस्तर पर गिरा। होम स्वीट होम। लेकिन उसकी तकिए के नीचे कुछ और रखा था, एक काले रंग का लिफाफा। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, निमंत्रण पत्र। रुद्र ने उसे खोला। उसमें लिखा था, बधाई हो रुद्र, आपकी वीरता को देखते हुए आपको देवताओं और दानवों के संयुक्त सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है। स्थान, पाताल और स्वर्ग के बीच का तटस्थ क्षेत्र। समय, कल सुबह। विशेष नोट, आपको वहां मुख्य अतिथि के रूप में एक भाषण देना है। रुद्र ने लिफाफा फाड़ दिया। भाषण? मुझे स्टेज पर बोलने से डर लगता है, मैं हकलाने लगता हूँ। शेरू ने कहा, मालिक, ये साधारण मीटिंग नहीं है। सुना है वहाँ अमृत और विष दोनों परोसे जाएंगे, और आपके दादाजी भी वहाँ आने वाले हैं। रुद्र उठ बैठा। दादाजी?
अगर वो वहां आ रहे हैं तो इसका मतलब मामला बहुत गंभीर है। शायद शून्य का असली लीडर वहां आने वाला है। रुद्र ने अपनी टीम को मैसेज भेजा, पैक योर बैग्स, हम स्वर्ग और नर्क के बीच पिकनिक पर जा रहे हैं। लेकिन रुद्र के पास पहनने के लिए कोई फॉर्मल सूट नहीं था। क्या वो पजामे में देवताओं के सम्मेलन में जाएगा? और क्या शून्य का लीडर रुद्र का कोई पुराना दुश्मन है? दिव्य शक्ति गुरुकुल के हॉस्टल रूम 404 में एक अलग ही तरह का युद्ध छिड़ा हुआ था। ये युद्ध राक्षसों से नहीं बल्कि कपड़ों से था। रुद्र अपने बिस्तर पर बैठा था। उसके सामने ढेर सारे कपड़े पड़े थे जो विक्रम और रिया लेकर आए थे। रुद्र को देवताओं और दानवों के संयुक्त सम्मेलन में जाना था और वहाँ फॉर्मल कपड़े पहनना जरूरी था। विक्रम ने एक चमकीला सोने के तारों वाला शेरवानी जैसा कोट उठाया। रुद्र भाई, ये देखो, मान्यवर का लेटेस्ट कलेक्शन है। इसे पहनोगे तो देवता भी सेल्फी मांगने आएंगे। रुद्र ने मुंह बनाया। विक्रम, ये शेरवानी कम और डिस्को बॉल ज्यादा लग रही है। इसमें मैं चलूंगा कैसे? ये 5 किलो की है। रिया ने एक काला टक्सीडो सूट दिखाया। तो ये पहन लो, जेम्स बॉन्ड स्टाइल, टाई और सूट। रुद्र, रिया, टाई पहनने से मेरा दम घुटता है। मुझे लगता है कोई मेरा गला घोंट रहा है। क्या मैं अपनी लकी हुडी पहनकर नहीं जा सकता? रिया ने माथा पीटा। रुद्र, वहां इंद्रदेव और यमराज होंगे। अगर तुम हुडी और पजामे में गए तो वो इसे पृथ्वी का अपमान समझेंगे। रुद्र ने अपनी जेब से नागेश यानी सांप को निकाला। नागेश, तुम बताओ क्या पहनूं? नागेश ने सलाह दी। स्वामी, आप केचुली बदल लीजिए। मैं तो हर हफ्ते नई स्किन पहनता हूँ, एकदम फिट आती है। रुद्र, चुप रह, इंसान केचुली नहीं बदलते। आखिरकार एक समझौता हुआ। रुद्र ने अपनी पसंदीदा सफ़ेद टी शर्ट और नीला पजामा ही पहना, लेकिन फॉर्मल दिखने के लिए उसने गले में एक लाल बो टाई लगा ली। रुद्र ने आईने में देखा। परफेक्ट, ऊपर से जेंटलमैन, नीचे से आम आदमी। इसे कहते हैं वर्क फ्रॉम होम लुक। सीन 2, तटस्थ क्षेत्र, द न्यूट्रल जोन। प्रिंसिपल आर्यमन ने स्कूल के आंगन में एक डायमेंशन पोर्टल खोला। ये पोर्टल सीधे उस जगह खुलता था जो ना स्वर्ग थी ना नर्क। इसे कहते थे संधि स्थल। रुद्र और उसकी टीम पोर्टल में कूदी। जूप। जब वे दूसरी तरफ निकले तो नज़ारा देखकर उनकी सांसें थम गईं। ये जगह बहुत ही अजीब थी। आसमान 2 हिस्सों में बटा हुआ था। दाईं तरफ सुनहरे बादल थे, हवा में संगीत बज रहा था और फूलों की बारिश हो रही थी। ये देवताओं का इलाका था। बाईं तरफ काला आसमान था, जमीन से लाल भाप निकल रही थी और दूर कहीं ज्वालामुखियों की गड़गड़ाहट थी। ये दानवों का इलाका था। और ठीक बीच में एक विशालकाय गोल मेज लगी थी। ये मेज आधी सफ़ेद संगमरमर की थी और आधी काले पत्थर की। मेज के एक तरफ इंद्रदेव यानी देवताओं के राजा और उनकी टीम बैठी थी। इंद्रदेव ने सनग्लासेस पहने हुए थे और वे सोमरस पी रहे थे। मेज की दूसरी तरफ असुर सम्राट और उनके सेनापति बैठे थे। असुर सम्राट अभी भी पट्टियों में लिपटे थे, क्योंकि पिछले एपिसोड में रुद्र ने उनका सिक्सर मारा था। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। दोनों पक्ष एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी रुद्र की एंट्री हुई। वे अपने पजामे और बो टाई में हाथ हिलाते हुए वहां पहुंचा। नमस्ते देवियों और सज्जनों और राक्षसों, सॉरी लेट हो गया, ट्रैफिक था पोर्टल में। इंद्रदेव ने अपना चश्मा नीचे किया। आर्यमन, ये क्या मजाक है? हमने योद्धा बुलाया था, तुमने वेटर भेज दिया। असुर सम्राट ने अपनी पट्टी ठीक की और डरते हुए कहा, इंद्र, जुबान संभाल कर, ये वही लड़का है जिसने मुझे अंतरिक्ष में फेंका था। इसके कपड़ों पर मत जाओ, इसकी जेब में परमाणु बम जैसा कुत्ता है, टिंगू। रुद्र ने खाली कुर्सी देखी जो कि मुख्य अतिथि की थी और वहां बैठ गया। रुद्र ने मेज पर रखे फल को उठाया। सेब? अच्छा है। तो मीटिंग किस बारे में है और लंच कब होगा? एक बूढ़े ऋषि खड़े हुए। ये थे महर्षि नारद, जो यहाँ एंकरिंग कर रहे थे। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, मीटिंग का मुद्दा गंभीर है। हमें खबर मिली है कि शून्य नाम के संगठन ने दोनों लोकों को मिटाना चाहते हैं। उन्होंने भस्मासुर को चुराया है। हमें एकजुट होना होगा। इंद्रदेव ने मेज पर मुक्का मारा। हम असुरों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, ये धोखेबाज हैं। असुर सम्राट ने दहाड़ा, और हम देवताओं पर भरोसा नहीं करते। तुम लोग हमेशा हमारे हिस्से का अमृत पी जाते हो। दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। तलवारें निकलने लगीं। मारो, काटो। रुद्र सेब खा रहा था। कचर कचर।
विक्रम ने रुद्र के कान में कहा, रुद्र भाई कुछ करो, यहाँ वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है। रुद्र ने सेब का टुकड़ा निगला। उसने मेज पर रखे माइक को अपनी तरफ खींचा। की माइक की तीखी आवाज। सबने कान बंद कर लिए। झगड़ा रुक गया। रुद्र ने माइक पर कहा, शांत हो जाओ बच्चों, प्रिंसिपल ऑफिस में शिकायत कर दूंगा। इंद्रदेव, बच्चे? तुम हमें बच्चे बोल रहे हो? हम हजारों साल पुराने हैं। रुद्र, उम्र से नहीं, हरकतों से बच्चे लग रहे हो। देखो, मुझे भाषण देने को कहा गया था, तो ये लो मेरा भाषण। रुद्र खड़ा हुआ। उसने अपनी बोटाई ठीक की। देवताओं, तुम्हारे पास अमृत है पर समोसे नहीं हैं। असुरों, तुम्हारे पास मसालेदार खाना है पर शांति नहीं है। अगर तुम दोनों मिल जाओ तो हम अमृत वाले समोसे बना सकते हैं। सोचो, अमरता और स्वाद एक साथ। सब चुप हो गए। असुर सम्राट ने सोचा, अमृत वाले समोसे, आइडिया बुरा नहीं है। इंद्रदेव ने सोचा, स्टार्टअप अच्छा है। रुद्र का नूडल्स लॉजिक काम कर रहा था। सीन 3, दादाजी की एंट्री। तभी आसमान में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई, न देवताओं की तरफ से न दानवों की तरफ से, बल्कि ऊपर से। एक सफेद बादल जो रुई जैसा लग रहा था तेजी से नीचे आया। इस बादल के ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने भगवा वस्त्र पहने थे, लेकिन पैरों में स्नीकर्स थे और गले में हेडफोन लटक रहे थे। ये थे स्वामी चक्रपाणी, रुद्र के दादाजी। बादल मेज के बीच में लैंड हुआ। दादाजी ने हेडफोन उतारे। हेलो पार्टी पीपल, क्या चल रहा है? रुद्र, तूने वो आमरस वाला पासवर्ड याद रखा ना? रुद्र दौड़कर दादाजी के पास गया। उसने पैर छुए। दादाजी, आप यहाँ? और ये बादल आपने कहाँ से किराए पर लिया है? दादाजी ने रुद्र को गले लगाया। किराए का नहीं है बेटा, इंद्र का वाईफाई चुराकर बनाया है। इंद्रदेव, क्या? मेरा वाईफाई? दादाजी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने मेज पर रखे काले डिब्बे की तरफ इशारा किया। ये डिब्बा किसी ने नोटिस नहीं किया था। ये रुद्र की कुर्सी के ठीक नीचे रखा था। दादाजी ने कहा, रुको, कोई भी हिलेगा नहीं। रुद्र, अपनी सीट के नीचे मत देखना। रुद्र ने तुरंत नीचे देखा, आदत से मजबूर। वहां एक टाइमर बम रखा था, लेकिन ये बारूद का बम नहीं था, ये एक ब्लैक होल बम था। टाइमर पर लिखा था 0005, 0004। दादाजी चिल्लाए, ये शून्य का जाल है, वे हम सबको एक साथ खत्म करना चाहते हैं। इंद्रदेव और असुर सम्राट घबरा गए। भागो! लेकिन भागने का समय नहीं था। 3 सेकंड बचे थे। रुद्र ने बम को देखा। रुद्र ने सोचा, अगर ये फटा तो मैं, दादाजी, रिया और मेरे नूडल्स सब खत्म। रुद्र ने बम को उठाया। दादाजी, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? दादाजी, नहीं पागल, ये पेट में नहीं, ब्रह्मांड में छेद कर देगा। रुद्र के पास 1 सेकंड था। रुद्र ने बम को हवा में उछाला और उसने अपनी समय रोकने की शक्ति का इस्तेमाल किया। लेकिन इस बार उसने पूरी दुनिया का समय नहीं रोका, उसने सिर्फ बम के अंदर के समय को रोक दिया। टिक! टाइमर 01 पर अटक गया। बम हवा में लटक गया। ना वो फट रहा था, ना नीचे गिर रहा था। वो समय के एक लूप में फंस गया था। सबने राहत की सांस ली। दादाजी ने रुद्र की पीठ थपथपाई। शाबाश, तूने टाइम लॉक लगा दिया, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं टिकेगा। हमें उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने ये बम रखा था। दादाजी ने भीड़ की तरफ देखा। वो गद्दार यहीं है, इसी मेज पर बैठा है, जिसने शून्य से हाथ मिला लिया है। सब एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। इंद्रदेव ने असुर सम्राट को देखा, असुर ने इंद्र को। रुद्र ने अपनी जेब में बैठे टिंगू यानी पिल्ले को देखा। टिंगू एक दिशा में भौंका। भौंक! टिंगू एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा था। वो व्यक्ति कोई और नहीं, महर्षि नारद के वेश में खड़ा एक बहरूपिया था। रुद्र ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। उस बहरूपिये के चेहरे के नीचे एक सफेद स्माइली मास्क चमक रहा था, वही निशान जो शून्य का था। रुद्र ने चिल्लाया, पकड़ो उसे, वो नारद मुनि नहीं है, वो जोकर है। नकली नारद ने देखा कि उसका भेद खुल गया है। उसने अपनी वीणा फेंक दी और एक लेजर गन निकाल ली। हा हा हा, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, शून्य आ रहा है। नकली नारद ने आसमान में फायर किया। आसमान फट गया और वहां से एक विशाल काय अंतरिक्ष यान नीचे उतरने लगा। ये शून्य यान था। युद्ध का मैदान अब बदल चुका था। देवता, दानव और रुद्र की टीम अब सबको मिलकर उस शून्य यान से लड़ना था। दादाजी ने अपनी लाठी घुमाई। रुद्र, तैयार हो जा, आज तुझे अपनी अमर तलवार को बुलाना पड़ेगा। वो जंग लगा सरिया अब काम नहीं आएगा। रुद्र, अमर तलवार?
लेकिन वो तो मैंने 5 साल की उम्र में खो दी थी। दादाजी, खोई नहीं थी बेटा, वो तेरे अंदर है, उसी जगह। अब रुद्र को अपनी आत्मा की तलवार बाहर निकालनी होगी और सामने खड़ा है शून्य का सेनापति। क्या रुद्र अपनी असली तलवार ढूंढ पाएगा? और वो नकली नारद कौन है? स्वर्ग और नर्क के बीच का तटस्थ क्षेत्र, न्यूट्रल जोन, अब युद्ध के मैदान में बदल चुका था। आसमान भट चुका था और वहां से शून्य का विशालकाय अंतरिक्ष जहाज नीचे उतर रहा था। ये जहाज काले धातु का बना था और इसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बिल्कुल सन्नाटा। नीचे जमीन पर नकली नारद जोकर एजेंट अपनी लेजर गन से फायरिंग कर रहा था। इंद्रदेव ने अपना वज्र मारा, कड़क, लेकिन नकली नारद ने एक ढाल बनाकर उसे रोक लिया। हा हा हा, इंद्र, तुम्हारा वज्र पुराना हो गया है, अब डार्क एनर्जी का जमाना है। इधर रुद्र और उसके दादाजी यानी स्वामी चक्रपाणी उस टाइम बम के पास खड़े थे जो हवा में जमा हुआ था। दादाजी ने ऊपर देखा, जहाज का दरवाजा खुल रहा था। दादाजी ने गंभीरता से कहा, रुद्र, ये जहाज साधारण नहीं है, ये भक्षक श्रेणी का युद्धपोत है। ये एक झटके में पूरे ग्रह को निगल सकता है। तेरा जंग लगा सरिया इसे खरोंच भी नहीं मार पाएगा। तुझे अपनी अमर तलवार चाहिए। रुद्र ने अपनी खाली जेबें दिखाईं। दादाजी, मैंने बचपन में वो तलवार खो दी थी, शायद खिलौनों के बक्से में रह गई होगी। क्या हम अमेज़न से नहीं ऑर्डर कर सकते हैं? दादाजी ने अपनी लाठी रुद्र के सिर पर मारी, हल्के से। बेवकूफ, अमर तलवार को लोहे का टुकड़ा नहीं है जो खो जाए, वो तेरी आत्मा का हिस्सा है। तूने उसे सील कर दिया था क्योंकि तुझे डर था कि तू उससे दुनिया तबाह कर देगा। आज तुझे वो सील तोड़नी होगी। सीन 2, जनरल रिक्त का आगमन। जहाज से एक नीली रोशनी नीचे आई। उस रोशनी के जरिए एक प्राणी नीचे उतरा। वो 10 फीट लंबा था। उसका शरीर कांच जैसा पारदर्शी था, लेकिन उसके अंदर काला धुआं भरा था। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस 2 सफ़ेद बिंदु आंखों की जगह थे। ये था जनरल रिक्त, द एम्प्टी वन। जनरल रिक्त ने जमीन पर पैर रखा। जिस जमीन को उसने छुआ वहां का रंग उड़ गया और वो ग्रे हो गई। उसने अपनी भारी गूंजती आवाज में कहा, प्रणाम देवताओं और दानवों, मैं शून्य का संदेश लाया हूँ। अपने घुटने टेक दो और हम तुम्हें दर्द रहित मौत देंगे। असुर सम्राट, जो पहले से ही घायल थे, गुस्से में आगे आए। घुटने टेके? हम असुर हैं, हम सिर्फ अपनी मर्जी से गिरते हैं। असुर सम्राट ने अपनी बची खुची ताकत से एक लावा ब्लास्ट मारा। जनरल रिक्त ने हाथ भी नहीं उठाया। लावा उसके पास पहुंचा और गायब हो गया। रिक्त ने उस लावे को सोख लिया। स्वादिष्ट, लेकिन मसाले कम थे। रिक्त ने अपनी उंगली असुर सम्राट की तरफ की। एक काली किरण निकली और सम्राट को उड़ाकर दूर फेंक दिया। धड़ाम। अब जनरल रिक्त की नजर रुद्र पर पड़ी। अमर राजा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि तुम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणी हो, लेकिन मुझे तो यहाँ सिर्फ एक पाजामे वाला लड़का दिख रहा है। विक्रम, जो टेबल के नीचे छिपा था, चिल्लाया, रुद्र भाई, ये आपकी बेइज्जती कर रहा है। इसे बताओ कि पाजामे में भी पावर होती है। रुद्र ने अपनी बोटाई ठीक की। मिस्टर रिक्त, आप मेहमान हैं, पहले आप कुछ खा लीजिए। हमारे पास अमृत वाले समोसे का प्लान था। रिक्त, मुझे खाना नहीं, तुम्हारा अस्तित्व चाहिए। रिक्त ने अपने दोनों हाथ जोड़े। शून्य विस्तार। उसके शरीर से काला गुब्बारा फैलने लगा। ये गुब्बारा तेजी से बढ़ रहा था और जो भी इसके अंदर आता वो अस्तित्व से मिट जाता। देवता और दानव पीछे भागने लगे। भागो, ये सब कुछ मिटा देगा। दादाजी ने रुद्र को धक्का दिया। रुद्र, अब समय नहीं है। अपनी आंखें बंद कर और अपने अंदर झांक। उस गुस्से को याद कर जो तुझे तब आता है जब तेरा नूडल्स गिर जाता है। रुद्र ने आंखें बंद की। उसे याद आया वो दिन जब कैंटीन बंद थी, वो दिन जब उसका मसाला गिर गया था, वो दिन जब उसे लौकी खानी पड़ी थी। रुद्र के अंदर एक ज्वालामुखी फटने लगा। नहीं, मैं अपनी दुनिया को मिटने नहीं दूंगा। मेरी दुनिया में टीवी है, एसी है और नूडल्स हैं। रुद्र ने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती के बीचों बीच रखा। उसने अपनी उंगलियों को अपनी त्वचा के अंदर धसाया जैसे वो कुछ बाहर खींच रहा हो। रुद्र चिल्लाया, जाग जा, निर्वाण। एक तेज सुनहरी रोशनी रुद्र के सीने से फूटी, इतनी तेज कि जनरल रिक्त को भी अपनी आंखें सफेद बिंदु ढकनी पड़ी। रुद्र ने अपने सीने से धीरे धीरे एक तलवार बाहर निकाली।
लेकिन ये तलवार लोहे या स्टील की नहीं थी, ये शुद्ध प्रकाश की बनी थी। इसका कोई वजन नहीं था, कोई आकार नहीं था, बस ये ऊर्जा का एक स्तंभ थी। रुद्र ने तलवार पूरी बाहर निकाल ली। उसके बाल सुनहरे हो गए, उसकी आंखों में ब्रह्मांड घूमने लगा। रुद्र ने शांत आवाज में कहा, जनरल, तुमने मेरी छुट्टी खराब कर दी। सीन 3, एक वार, खेल खत्म। जनरल रिक्त हंसा। रोशनी की तलवार, बेवकूफ, अंधकार रोशनी को निगल लेता है। रिक्त ने अपने काले गुब्बारे को रुद्र की तरफ फेंका। रुद्र ने अपनी जगह से हिले बिना बस अपनी कलाई घुमाई। उसने तलवार से हवा में एक हल्का सा कट मारा। शू, हवा कटने की आवाज। ये वार इतना तेज और सूक्ष्म था कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। जनरल रिक्त का काला गुब्बारा बीच से 2 हिस्सों में बट गया। और सिर्फ गुब्बारा नहीं, पीछे खड़ा विशालकाय शून्य जहाज भी बीच से 2 टुकड़ों में बट गया। कड़क कड़क। जहाज के 2 टुकड़े धीरे धीरे अलग होकर जमीन पर गिरने लगे। धड़ाम धड़ाम। जनरल रिक्त अपनी जगह पर जमा हुआ था। उसने अपने शरीर को देखा। उसके शरीर पर भी एक पतली सी सुनहरी लकीर बन गई थी। जनरल, ये क्या है? तुमने मुझे काटा नहीं, तुमने मेरे स्पेस को काट दिया। रुद्र ने अपनी तलवार वापस अपने सीने में डाल ली, जैसे मयान में डालते हैं। मैंने तुम्हें काटा नहीं, मैंने तुम्हारे और मेरी दुनिया के बीच के कनेक्शन को काट दिया। अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। बाय बाय। जनरल रिक्त का शरीर बिखरने लगा। वो हवा में धूल बनकर उड़ गया। शून्य वापस आएगा, ये उसके आखिरी शब्द थे। नकली नारद ये देखकर भागने लगा, लेकिन इंद्रदेव और असुर सम्राट ने उसे घेर लिया। इंद्रदेव, कहाँ जा रहे हो बालक? अभी तो वज्र का डेमो बाकी है। नकली नारद की धुलाई शुरू हो गई। सीन 4, बम का क्या करे? युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन एक समस्या बाकी थी। वो ब्लैक होल बम अभी भी हवा में लटका था और उसका टाइमर रुका हुआ था, टाइम फ्रीज। दादाजी ने कहा, रुद्र, टाइम फ्रीज हमेशा नहीं रहेगा। जैसे ही ये हटता है, बम 1 सेकंड में फट जाएगा। हमें इसे कहीं फेंकना होगा। रुद्र ने फटे हुए शून्य जहाज के मलबे को देखा। उस मलबे के बीच एक वर्म होल बन रहा था, जो वापस शून्य की दुनिया में जाता था। रुद्र ने विक्रम को आवाज दी, विक्रम, इधर आ। विक्रम, जो अब तक बेहोश होने का नाटक कर रहा था, दौड़ कर आया। जी रुद्र भाई। रुद्र ने अपनी हॉकी स्टिक, जो उसने कहीं से निकाल ली थी, विक्रम को दी। विक्रम, ये बम उस वर्म होल में डालना है, गोल कर दे। विक्रम ने बम को देखा, लेकिन अगर मैंने मिस कर दिया तो? रुद्र, तो हम सब इतिहास बन जाएंगे। नो प्रेशर। विक्रम ने पसीना पूछा। उसने बम को जमीन पर रखा, हॉकी स्टिक पकड़ी। जय माता दी, चक दे इंडिया। विक्रम ने पूरी ताकत से शॉट मारा। टॉक। बम हवा में उड़ा, सीधा गया और उस वर्म होल के अंदर घुस गया। गोल। जैसे ही बम अंदर गया, वर्म होल बंद हो गया और दूर कहीं दूसरे आयाम में एक हल्का सा धमाका महसूस हुआ। सब बच गए। देवताओं और दानवों ने तालियां बजाईं। रुद्र की जय, विक्रम की जय। दादाजी ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा। रुद्र, तूने आज अपनी असली ताकत का एक अंश दिखाया, लेकिन याद रख, शून्य का लीडर अभी भी बाहर है और वो जनरल रिक्त से भी ज्यादा खतरनाक है। रुद्र ने जम्हाई ली। दादाजी, वो सब बाद में, अभी मुझे भूख लगी है। क्या यहाँ समोसे मिलेंगे, बिना करेले के? इंद्रदेव ने हंसते हुए कहा, रुद्र, आज स्वर्ग में दावत होगी। तुम्हारे लिए स्पेशल अमृत नूडल्स बनवाए हैं। रुद्र की आंखें चमक गई। अमृत नूडल्स? चलो जल्दी चलो, लिफ्ट कहाँ है? रुद्र और उसकी टीम स्वर्ग की तरफ बढ़ी, लेकिन पृथ्वी पर एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। रुद्र के स्कूल के रिजल्ट आने वाले थे और इस बार प्रिंसिपल आर्यमन ने रुद्र को पास करने के लिए ग्रेस मार्क्स नहीं दिए थे। क्या दुनिया बचाने वाला हीरो गणित में फेल हो जाएगा? और स्वर्ग का खाना कैसा होता है? युद्ध समाप्त हो चुका था। शून्य का सेनापति हार चुका था। अब समय था जश्न का। रुद्र, विक्रम, रिया, जोरावर और उनके पालतू जानवर शेरू, नागेश, टिंगू एक सुनहरी लिफ्ट में खड़े थे। ये लिफ्ट बादलों को चीरती हुई ऊपर जा रही थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। डिंग! सामने का नज़ारा देखकर विक्रम की आंखें चौंधिया गईं। ये स्वर्गलोक था, हेवन। सड़कें बादलों की बनी थीं, हवा में चंदन और गुलाब की खुशबू थी। गंधर्व हवा में उड़ते हुए वीणा बजा रहे थे। अप्सराएं डांस कर रही थीं और सबसे ज़रूरी बात, हर जगह वाईफाई के सिग्नल फुल आ रहे थे। इंद्रदेव यानी देवताओं के राजा ने अपनी बाहें फैलाकर स्वागत किया। स्वागत है वीरों, स्वर्ग में आपका स्वागत है।
आज की पार्टी मेरी तरफ से है। रुद्र ने इधर उधर देखा, उसे अप्सराओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नज़रें बफे काउंटर ढूंढ रही थी। रुद्र ने इंद्रदेव से पूछा, महाराज वो सब तो ठीक है, लेकिन अमृत नूडल्स कहाँ हैं? मेरे पेट में चूहे अब ब्रेक डांस कर रहे हैं। सीन 1, स्वर्ग का भोजनालय। उन्हें एक विशालकाय डाइनिंग हॉल में ले जाया गया। कुर्सियां सोने की थीं और प्लेटें हीरे की। स्वर्ग के मुख्य रसोइये, हेड शेफ भीमसेन, ये महाभारत वाले भीम नहीं, स्वर्ग के शेफ के, ने खाना परोसा। रुद्र के सामने एक चमकता हुआ कटोरा रखा गया। उसमें से सुनहरी भाप निकल रही थी। नूडल्स पारदर्शी थे और सूप चमक रहा था। शेफ भीमसेन ने गर्व से कहा, बालक, ये है दिव्य अमृत नूडल्स। इसे बनाने में 100 साल लगे हैं। इसमें हिमालय की जड़ी बूटियां और तामधेनु गाय का घी है। रुद्र की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के। 100 साल? मतलब ये विंटेज नूडल्स हैं। रुद्र ने कांटा उठाया और एक बड़ा निवाला मुंह में डाला। पूरी टीम रिया, विक्रम, रुद्र को देख रही थी। रुद्र ने चबाया और चबाया। अचानक रुद्र का चेहरा उतर गया, वो रुक गया। इंद्रदेव ने पूछा, कैसा है बालक, क्या तुम्हें अमरता का स्वाद आया? रुद्र ने नूडल्स निगले और पानी पिया। उसने शेफ को बहुत ही गंभीर नज़रों से देखा। शेफ साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन इसमें नमक कहाँ है और मिर्च? ये तो उबले हुए पानी जैसा लग रहा है। शेफ भीमसेन को झटका लगा। नमक? बालक, स्वर्ग में हम तामसिक भोजन नहीं करते। ये सात्विक नूडल्स हैं, शुद्ध और फीके। रुद्र ने माथा पीटा। सात्विक नूडल्स? ये तो पाप है। नूडल्स का धर्म ही है चटपटा होना। 100 साल लगाकर आपने ये बनाया? रुद्र ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसने अपना इमरजेंसी मसाला पैकेट निकाला जो वो हमेशा साथ रखता था। रुद्र ने वो लाल रंग का मसाला उस पवित्र सुनहरे नूडल्स के कटोरे में छिड़क दिया। छिड़ छिड़ छिड़। शेफ भीमसेन की चीख निकल गई। नहीं, ये अपवित्र है। तुम अमृत में मैगी मसाला डाल रहे हो। रुद्र ने नूडल्स को मिक्स किया और खाया। आह, अब आया स्वाद। इसे कहते हैं स्वर्ग और धरती का मिलन। रुद्र ने मज़े से खाना शुरू किया। नागेश और शेरू भी अपनी प्लेटों में मसाला मांग रहे थे। इंद्रदेव हंस पड़े। अद्भुत, इस लड़के ने स्वर्ग के नियमों को भी बदल दिया। सीन 2, पृथ्वी पर वापसी, रियलिटी चेक। पेट भरने के बाद इंद्रदेव ने टीम को विदा किया। उन्होंने रुद्र को एक इंद्रधनुष स्लाइड दी। इस पर बैठो और सीधे अपनी स्कूल में लैंड करोगे। टीम स्लाइड पर बैठी। स्वी! वे इंद्रधनुष से फिसलते हुए नीचे आए। ये दुनिया की सबसे लंबी स्लाइड थी। कुछ ही मिनटों में वे दिव्य शक्ति गुरुकुल के मैदान में धड़ाम से गिरे। रुद्र ने अपने कपड़े झाड़े। मज़ा आ गया, खाना भी हो गया, दुनिया भी बच गई। अब मैं घर जाकर सोऊंगा। लेकिन तभी स्कूल की घंटी बजी। टन टन टन। और लाउडस्पीकर पर एक डरावनी आवाज़ गूंजी। ये प्रिंसिपल आर्यमन की आवाज़ थी, लेकिन वो बहुत गंभीर लग रहे थे। सूचना, सभी छात्र ऑडिटोरियम में जमा हों, वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। रुद्र का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रिजल्ट आज? लेकिन मैंने तो पेपर में कुछ लिखा ही नहीं था। विक्रम ने रुद्र को याद दिलाया। भाई, याद है तुमने कहा था कि प्रिंसिपल सर तुम्हें ग्रेस मार्क्स देंगे? तुम तो सेफ हो, मरूंगा तो मैं। रुद्र को याद आया। हाँ, सही कहा, प्रिंसिपल सर तो मेरे फ़ैन हैं, वो मुझे पास कर देंगे। सीन 3, ऑडिटोरियम का सन्नाटा। सभी छात्र हॉल में बैठे थे। प्रिंसिपल आर्यमन स्टेज पर आए। वे थोड़े परेशान लग रहे थे। आर्यमन ने कहा, छात्रों, रिजल्ट देने से पहले एक बुरी खबर है। जिस दिन तुम्हारे पेपर्स चेक हो रहे थे, उस दिन शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक ऑडिटर यानी इंस्पेक्टर आया था। वो बहुत सख्त है। उसने सारे पेपर्स खुद चेक किए हैं, इसलिए मैं किसी को भी ग्रेस मार्क्स नहीं दे पाया। रुद्र की कुर्सी खिसक गई। क्या ग्रेस मार्क्स नहीं मिले? प्रिंसिपल ने रिजल्ट पढ़ना शुरू किया। रिया 98%, टॉप। तालियां बजी। विक्रम 35%, बस पास। विक्रम ने राहत की सांस ली। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। जोरावर 40%। और फिर प्रिंसिपल रुके। उन्होंने रुद्र की तरफ देखा। रुद्र खड़ा हो गया। जी सर, 90%, 80%। प्रिंसिपल ने चश्मा ठीक किया। रुद्र, मैथ्स में 2 आउट ऑफ 100। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर हंसी का ठहाका गूंजा। 2 नंबर? इसने सिर्फ अपना नाम सही लिखा होगा। रुद्र सदमे में था। 2 नंबर? सर, मैंने तो अनंत वाला जवाब लिखा था। प्रिंसिपल,
हाँ, लेकिन ऑडिटर ने कहा कि सवाल ब्याज का था, तुमने ब्रह्मांड का ज्ञान लिख दिया, इसलिए उसने 2 नंबर दिए स्याही के लिए। रुद्र ने सिर पकड़ लिया। ये दुनिया बचाने का इनाम है, 2 नंबर? अब मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? सीन 4, माँ का आगमन। तभी स्कूल की गेट पर एक ऑटो रिक्शा रुका। उसमें से सविता जी उतरी। उनके हाथ में एक बड़ा सा मोतीचूर के लड्डू का डिब्बा था। उन्हें लगा था रुद्र ने फिर टॉप किया होगा, जैसे पिछली बार जादू से किया था। रुद्र ने खिड़की से माँ को आते देखा। मर गए, माँ लड्डू लेकर आ रही हैं। अगर उन्हें पता चला कि 2 नंबर आए हैं तो वो लड्डू मुझे नहीं, मेरे माथे पर फोड़ेंगी। रुद्र ने अपनी टीम को देखा। रिया, विक्रम, कोड रेड, माँ को रोको, उन्हें रिजल्ट शीट तक मत पहुँचने दो। रिया, हम क्या करें, उनसे लड़े? रुद्र, नहीं पागल, उन्हें बातों में उलझाओ। विक्रम, तू जाकर उनके पैर छू ले और छोड़ना मत। जोरावर, तू कुछ आग वाग लगा दे ताकि उनका ध्यान भटक जाए। विक्रम दौड़ा। वो गेट पर सविता जी के पैरों में गिर पड़ा। आंटी जी प्रणाम, आप साक्षात देवी हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सविता जी, अरे बेटा छोड़, मुझे अंदर जाने दे। विक्रम, नहीं आंटी जी, जब तक आप मुझे सफलता का मंत्र नहीं देंगी मैं नहीं छोड़ूंगा। उधर रुद्र प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ भागा। मुझे वो रिपोर्ट कार्ड बदलना होगा, इससे पहले कि माँ उसे देखें। रुद्र ऑफिस में घुसा। टेबल पर रिपोर्ट कार्ड्स का ढेर रखा था। रुद्र ने अपना कार्ड ढूंढा, मिल गया। रुद्र 02 आउट ऑफ 100। रुद्र ने अपनी जेब से पेन निकाला। वो 2 के आगे 9 लगाने ही वाला था कि उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। रुद्र ने ऊपर देखा। सामने एक आदमी खड़ा था। उसने ग्रे रंग का सूट पहना था और आंखों पर मोटा चश्मा था। वो बहुत ही रूखा लग रहा था। ये वही शिक्षा ऑडिटर था। उसका नाम था मिस्टर नियम। मिस्टर नियम ने रुद्र का हाथ मरोड़ा। नकल, अपराध, सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़, धारा 420। तुम फेल हो बालक, और ये बात तुम्हारी माँ को पता चलनी चाहिए। रुद्र ने कहा, सर प्लीज, मैं दुनिया बचाता हूँ, मेरे पास समय नहीं होता पढ़ने का। मिस्टर नियम, दुनिया बाद में बचाना, पहले पाइथागोरस थ्योरम बचाओ, चलो बाहर। मिस्टर नियम रुद्र को खींचते हुए बाहर ले आए। वहां सविता जी खड़ी थी, विक्रम को हटाकर। सविता जी ने रुद्र को देखा। अरे रुद्र, मेरा टॉपर बेटा, ला रिजल्ट दिखा। मिस्टर नियम ने आगे बढ़कर कहा, मैडम आपका बेटा टॉपर नहीं फ्लॉपर है, ये लीजिए इसका असली रिजल्ट, गणित में 2 नंबर। सविता जी ने कार्ड लिया। उन्होंने 02 देखा। सन्नाटा छा गया, हवा रुक गई, पक्षी उड़ना भूल गए। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली। गुड बाय क्रूर दुनिया। लेकिन सविता जी चिल्लाई नहीं। उन्होंने बहुत ही शांत आवाज में कहा, 2 नंबर। उन्होंने लड्डू का डिब्बा खोला, एक लड्डू निकाला और इस लड्डू को अपने हाथ से मसल दिया। पिचक। सविता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो कि डरावनी मुस्कान थी, रुद्र बेटा घर चल, आज तुझे मैं गणित नहीं ज्यामिति सिखाऊंगी, बेलन से, हर एंगल से मारूंगी। रुद्र को सविता जी कान पकड़कर ऑटो में बिठा ले गई। पूरी टीम पीछे हाथ हिला रही थी। बाय रुद्र, हम तुम्हें याद रखेंगे। नागेश, स्वामी क्या मैं आपकी वसीयत लिख लूं? रुद्र ऑटो में बैठा सोच रहा था, असुर सम्राट से लड़ना आसान था, लेकिन गणित असली विलन है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब रुद्र घर पहुंचा और अपनी सजा यानी झाड़ू पोंछा काट रहा था तो टीवी पर एक न्यूज़ आई। ब्रेकिंग न्यूज़, शहर के म्यूजियम से एक प्राचीन मूर्ति चोरी हो गई है। चोर ने वहां एक नोट छोड़ा है। नोट पर लिखा था, मुझे रुद्र चाहिए, अगर वो मुझसे पहेली के खेल में जीत गया तो मूर्ति वापस, वरना मैं शहर को पत्थर का बना दूंगा। ये नया विलन कौन था और क्या रुद्र अपनी होमवर्क सजा से भागकर शहर को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अमर राजा की साधारण जिंदगी का अगला एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए एस वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त कहानी के साथ।